ला 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 ला। नहीं नहीं राहुल, ये गाना मत गाओ। गाने दीजिए ना, गाओ बेटे, यही गाना गाओ, गाओ। ला 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 है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल भाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल भाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। देखो अभी खोना नहीं, कभी जुदा होना नहीं। देखो अभी खोना नहीं, कभी जुदा होना नहीं। अब के यूं ही मिले रहेंगे दोनों, वादा रहा ये इस शाम का। जाने तू या जाने ना, ओ माने तू या माने ना। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल भाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल भाता कोई। आगे क्या है डैडी, मैं तो भूल ही गया। वादे गए बातें गई, जागी जागी रातें गई। चाहे जिसे मिला नहीं तो भी हमें गिला नहीं। अपना है क्या जिए मरे चाहे कुछ हो, तुझको तो जीना रास आ गया। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल भाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल लगाता नहीं। जाने तू गणपति जी गणेश नू मनाइए, सारे कम रास होणगे। हर कम नालों पहला ही ते आइए, सारे कम रास होणगे। गणपति जी गणेश नू ते आइए। हेलो 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 हेलो।
गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग जी। की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया एकदम? बच्चा कहंदा सर मौजा ही मौजा। तुम सुनाओ की हाल चाल? आपका एकदम वधिया जी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। गुड मॉर्निंग निशा, गुड मॉर्निंग उर्वशी, गुड मॉर्निंग हर्षिल, गुड मॉर्निंग सूरज, भरत, मनीष, पूजा, मिट्ठू। वेरी 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 गुड मॉर्निंग जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। फाइनली कंप्लीट हो गया जीएसटी, मतलब 99 नोट आउट। आज हमारा शतक है, लेक्चर नंबर 100 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बड़ा इनकम टैक्स का लेक्चर नंबर 1 है। 99 लेक्चर हमने जीएसटी के पूरे कंप्लीट करके साइड में रख दिए। ठीक है जी। तो आज से हमारी एक नई दुनिया स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है। और आपको लगेगा कि आपने एग्जीक्यूटिव में इनकम टैक्स पढ़ा हुआ है। मुझे पता है कई सारे बच्चे कह रहे हैं एल इनकम टैक्स। मेरे से पूछो सर, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, बताओ इनकम टैक्स में क्या बताना है? थांबा अभी आपको बताऊंगा कि एग्जीक्यूटिव के इनकम टैक्स और प्रोफेशनल के इनकम टैक्स में क्या फ़र्क है। ठीक है जी। बट मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जीक्यूटिव वाला काम नहीं आएगा। एग्जीक्यूटिव वाले के बिना तो प्रोफेशनल का हम कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब पहला बात तो एग्जीक्यूटिव का बेस पूरा क्लियर होना चाहिए, और फिर प्रोफेशनल में इन्होंने एडवांस लेवल में क्या क्या डाला है वो सारी बातें भी हम डिस्कस करेंगे। बट एक बार हर बार की तरह पहले भगवान जी की प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपना इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। चलो एक बार फटाफट से पहले प्रार्थना कर लेते हैं जी। सर हमने कुछ नहीं पढ़ा इनकम टैक्स। देख लो बच्चे क्या कह रहे हैं। कह रहा भाई साहब अगर मान के चल लिए ना कि हमने एग्जीक्यूटिव का इनकम टैक्स पढ़ा है तो कट्टी हो जाएंगे, मैं मान के चलूँगा ही नहीं। ठीक है जी। बट जो मैंने आपको 50 लेक्चर 5 हेड वाले दिए हैं, मैं एक बार फिर बोलूँगा 5 हेड के लेक्चर देखने बहुत ज़रूरी हैं। उसके बिना क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। अगर आप मॉड्यूल चेक करोगे आपके सीएस प्रोफेशनल के मॉड्यूल में 5 हेड नहीं देखने को मिलेंगे। बट मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो उसके बेस पे बनते हैं। सर फिर हमारे मॉड्यूल में क्यों नहीं है? क्योंकि वो इंस्टीट्यूट मान के बैठ चुका है कि आपने एग्जीक्यूटिव के अंदर पढ़े हुए हैं, तो आप उसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। वो एक ही लाइन पूछेगा कि आपने एग्जीक्यूटिव क्लियर किया या नहीं क्लियर किया। तो अगर एग्जीक्यूटिव क्लियर किया ना तो मतलब आपने 5 हेड पढ़े होंगे, आपने डिडक्शंस पढ़ी होंगी, तो अब वो मैं तुम्हारे सिलेबस में क्यों डालूंगा? तो सिलेबस में एडवांस लेवल का है, बट वो एडवांस लेवल जो है वो उसके बिना समझ में ही नहीं आएगा जो आपने एग्जीक्यूटिव के अंदर पढ़ा है जी। ठीक है जी। चलो एक बार पहले फटाफट से भगवान जी की प्रार्थना कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर अपनी इनकम टैक्स की जर्नी अपनी स्टार्ट करेंगे। पहली 1 या 2 क्लास जो होंगी वो मे भी थोड़ी छोटी भी हो सकती हैं और बेसिक क्लासें होंगी। बाकी तीसरी क्लास से हम अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे सीएस प्रोफेशनल के इनकम टैक्स का। बट पहली 2 क्लास में मैं ये फील करवा दूंगा कि आपने एडवांस टैक्स में पढ़ना क्या है, ताकि आपको फील हो कि हम जो एग्जीक्यूटिव के अंदर पढ़ के आए हैं और जो प्रोफेशनल में इनकम टैक्स है उसमें बहुत फ़र्क है। समझने का फ़र्क है, अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क है, एनालिसिस का फ़र्क है, और हमें प्रैक्टिकल बातें समझनी पड़ेंगी। हमें एग्जीक्यूटिव के लेवल पे नहीं समझना पड़ेगा। ठीक है जी। चलो एक बार पहले फटाफट सारे बच्चे हाथ जोड़ लो जी। हेलो अंकल, जल्दी हाथ जोड़ो। बच्चे कह रहे जोड़ रहे हैं। ओके लो जी, फटाफट से हाथ जोड़ के बैठ जाओ जी। 1 2 3 स्टार्ट। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। चलो जी,
आओ जी एक बार अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रार्थना हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सर आज कोई नई प्रेयर करवा दीजिए। नमन नई प्रेयर कौन सी होती है बताओ, कौन सी प्रेयर करवाएं? नहीं नहीं नहीं, कौन सी प्रेयर कराएं? तेरा 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 सरूर, आज की मैं तेरी जाएगी जहाँ मेरी, वो करवा दूं? हद हो गई बिल्कुल। प्रार्थना तो प्रार्थना होती है, उसमें नई पुरानी प्रार्थना क्या होती है नालायक। सर आपने मेरा रिव्यू तो देखा ही नहीं व्हाट्सएप पे, मैंने सबके फीडबैक देखे हैं और मैं कह रहा हूँ सर मतलब मत पूछो। मतलब जब एक एक बच्चे का मैं मैसेज पढ़ रहा था ना, वो आपके मैसेज थे। मुझे नहीं पता वो आपने किस इमोशन से लिखा, बट जो वो इमोशंस मेरे पास पहुंचा ना, मेरी आंखों में आंसू आ गए कई बच्चों के मैसेज पढ़ के तो लिटरली। मतलब आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, मैं उसको चुकाऊंगा कैसे मुझे वही नहीं पता। ठीक है, बट हाँ एग्ज़ाम बेस्ट होंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा, तब जाके हमारी रियल मेहनत जो हमने 99 लेक्चर जीएसटी में की तब जाके वो सफल होगी जी। ठीक है जी। ऐसे हमने इनकम टैक्स के अंदर मेहनत करनी है, इनकम टैक्स के अंदर भी पूरी जान लगा देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इनकम टैक्स को लाइटली लेके जाते हैं। पता है क्यों? सर 30 नंबर का है, सर इतना लेंदी है, सर ये बता दो ना मेन टॉपिक कौन से हैं, बस वही कर जाएंगे। आंसर इज नो। मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर इसमें 30 में से सही नंबर नहीं आएंगे तो फिर आपका 80-90 मार्क्स का टारगेट पूरा नहीं होगा जी। तो जीएसटी में हमने पूरी जान लगा दी है। इनकम टैक्स की आज हम जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं और इनकम टैक्स के हर चैप्टर में सेम मेहनत करेंगे जो हमने जीएसटी के अंदर की, में भी उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे जी। क्योंकि इनकम टैक्स में काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत आती है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका इनकम टैक्स सबसे इंटरेस्टिंग बन जाए। ठीक है जी। हर चीज़ को डेप्थ में लेके चलेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके चलूंगा, आपके दिमाग में हर चीज़ बैठ जाएगी, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो इधर देखना ध्यान से। अब प्लीज़ बातचीत नहीं जी। अब एक बार यहाँ पे चेक करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, इनकम टैक्स का जो हमारा सिलेबस है, एक बार पहले सिलेबस समझ लो। मैंने पहले भी कहा कि पहली 2 क्लास जो होंगी ना, उसमें हम कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक बातें होंगी। मुझे आपको ये फील करवाना है कि एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के लेवल में क्या फ़र्क है और प्रोफेशनल में क्या नई बातें हमें पढ़ने को मिलेंगी जो हमने एग्जीक्यूटिव में नहीं पढ़ी, और एग्जीक्यूटिव का कितना हमारे प्रोफेशनल में काम आएगा। ये कुछ बेसिक बातें जो होंगी हम पहले 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। देन फिर लेक्चर नंबर 3 से अपना चैप्टर नंबर 1 हम एडवांस टैक्स का स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। और मैंने पहले भी कहा था, बुक्स जब भी डिस्पैच होंगी मैं आपको बता दूंगा। बुक की आप टेंशन मत लेना, स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर का PDF मैं आपको दे दूंगा। बुक की अभी हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे कहने के बावजूद भी कई बच्चे स्टाफ को बार बार कॉल कर रहे हैं कि इनकम टैक्स की बुक नहीं पहुंची। एक बार फिर आपसे कान पकड़ के हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, मैं खुद ही क्लास में बता दूंगा आपको बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर 1-2 चैप्टर होंगे वो मैं आपके ग्रुप में ही डाल दूंगा, PDF आपके पास होगा जी। ठीक है जी। चलो अब सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ जी। अब एक बात मैंने सोच के बताओ सर। अब देखो जितने बच्चे भी सामने बैठे हैं, 100% बच्चा एग्जीक्यूटिव क्लियर करके बैठा है। ऑब्वियस सी बात है, एग्जीक्यूटिव क्लियर है तो अभी तुम प्रोफेशनल में आए हैं। अब एग्जीक्यूटिव के अंदर भी आपने इनकम टैक्स पढ़ा था और प्रोफेशनल के अंदर भी इनकम टैक्स पढ़ा था। पहला फर्क तो ये निकल के आ रहा है कि जो आपने एग्जीक्यूटिव में इनकम टैक्स पढ़ा वो 50 नंबर का था, और जो हम प्रोफेशनल में आज हम इनकम टैक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, वो हमारे एग्जाम में 30 नंबर का है। मतलब वहाँ पे 50 नंबर का था, यहाँ पे 30 नंबर का है। पहला फर्क तो वेटेज के अंदर आ गया। और दूसरा फर्क ये निकल के आ रहा है कि वहाँ पे हमने गोले भरे थे। गोले का मतलब क्या कि इनकम टैक्स में MCQs बेस्ड क्वेश्चन थे। क्वेश्चन उन्होंने बोले 4 ऑप्शन बोले, हम गोले भर कर आ गए, काम खत्म हो गया। ऐसा प्रोफेशनल लेवल पर नहीं है। ये बात आपको मैंने GST की क्लास नंबर 1 के अंदर भी बताई थी। मतलब यहाँ पर हमें क्वेश्चन सोल्व करने को आएंगे, प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उसके में आंसर लिखने पड़ेंगे, पैराग्राफ फॉर्म में लिखने पड़ेंगे या क्वेश्चन सोल्व करके दिखाने पड़ेंगे। गोले भरने वाला हमारा काम नहीं है जी। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे तुक्का नहीं काम करेगा। अगर क्वेश्चन आता होगा तभी हम वो लिख पाएंगे, अगर क्वेश्चन नहीं आता होगा तो प्रोविजन अगर याद ही नहीं है तो आप क्वेश्चन सोल्व भी नहीं कर पाओगे। ये बात क्लियर होगी। तीसरा सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब जो हमारे CS प्रोफेशनल में इनकम टैक्स 30 मार्क्स का है ना, अब उस 30 नंबर में करना क्या क्या वो देखो ध्यान से जी। अच्छा एक बात मैंने सोच के बताना, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, हेलो अंकल, हेलो भैया सीधे होकर बैठो, एक बार बिल्कुल सीधे होकर बैठो। नालायक सामने भिंडी कलर का बच्चा बैठा है, हरी टी-शर्ट वाला। इधर देख लो ध्यान से, इधर देख लो, अरे इधर देख लो, 2 मिनट आपसे ही बात कर रहा हूँ। यस आपसे ही बात कर रहा हूँ, इधर देखो ध्यान से। अब एक बात मैंने सोच के बताना, मेरा आपसे ही क्वेश्चन है, जितने बच्चे भी इस टाइम लाइव सामने बैठे हैं या गूगल ड्राइव पे क्लास बाद में देखेंगे, मेरा सबसे क्वेश्चन है, आपने एग्जीक्यूटिव के इनकम टैक्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़े थे? कोई मेरे को चैप्टर के नाम ले सकता है कि आपने चैप्टर कौन कौन से पढ़े थे एग्जीक्यूटिव के इनकम टैक्स में? हमने चैप्टर पढ़े थे
एक बच्चा तो कह रहा है मैंने तो पढ़ा ही नहीं था। भाई मैं क्या बताऊं, मैं कौन सा मैसेज, अरे लिख दे कुछ भी लिख दे। सर कौन सा देख रहे हैं मैसेज, सर लाइव चैट नहीं देखते। अरे बताओ मतलब फिर भी मतलब कौन कौन से अपने चैप्टर पढ़े थे। चैप्टर एक तो सर वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स हो गया, रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया, उसके बाद सैलरी हमने पढ़ा, हाउस प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, पीजीपी हमने पढ़ा, कैपिटल गेन हमने पढ़ा, अदर सोर्स हमने पढ़ा, क्लबिंग पढ़ा, सेट ऑफ पढ़ा, डिडक्शन पढ़ा, एडवांस टैक्स पढ़ा, टीडीएस पढ़ा, मैट पढ़ा, एएमटी पढ़ा, अपील पढ़ा। सर क्या क्या नहीं पढ़ा हमने एग्जीक्यूटिव के इनकम टैक्स में, जान निकल गई थी हमारी, पता है आपको। और कई बच्चे कह रहे हैं सर आधे तो हम छोड़ के गए थे, खुदा खुदा गवाह है हमने पीजीपी छोड़ा था, भगवान गवाह है कैपिटल गेन में समझ में नहीं आया था। वो सामने भगवान बैठ के देख रहा है, सरस्वती माता बैठ के देख रही है, हाउस प्रॉपर्टी की क्वेश्चन इंटरेस्ट वाला पार्ट हमें समझ में नहीं आया। अब पढ़ा तो हमने सारा था, बट कुछ हम छोड़ के गए थे, कुछ हम करके गए थे, वो निकल गया। अब बताओ प्रोफेशनल में क्या है। तो पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो भी आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था उसका सिंगल चैप्टर भी अगर आप मॉड्यूल चेक करोगे आपको आपके मॉड्यूल में देखने को नहीं मिलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं मैं आपका मॉड्यूल भी साथ में लेके आया हूं क्योंकि ना काफ़ी सारे बच्चों को लगता है कि सर ना हमें दिखाएं मॉड्यूल में क्या है। ये देखो दिखाता हूं जी, आपका सिलेबस 30 मार्क्स का इन्होंने लिखा है। अब अगर 30 मार्क्स का आप सारा पढ़ लोगे ना, एक यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 टोटल मिला के 6 चैप्टर लिखे हैं। उस 6 चैप्टर में सिंगल चैप्टर भी देख लो आपको वो देखने को नहीं मिलेगा जो आपने एग्जीक्यूटिव के अंदर पढ़ा था जी। मतलब ना तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट कहीं दिख रहा है, ना रेजिडेंशियल स्टेटस दिख रहा है जी, ठीक है जी, आपको वो भी नहीं दिख रहा। आपको कहीं अपील का चैप्टर दिखेगा, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन, एडवांस टैक्स, टीडीएस, अगर आप चेक करोगे सिंगल चैप्टर भी देखने को नहीं मिलेगा। जो चैप्टर यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ अलग ही लेवल के लिखे हुए हैं। बट आपको मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे ना लिखे होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं एक बार फिर दोबारा से रिपीट कर दूं, उन बच्चों के बहकावों में मत आना जो कहते हैं कि नहीं वो नहीं करने। आप हर बार का पेपर उठा के देख लो, सिंगल क्वेश्चन उसके ऊपर बेस होता है, ठीक है जी। तो आपको वो लेक्चर चाहे वो मैराथन से देखो, चाहे वो रिवीजन क्लास से देखो, मैंने डिटेल लेक्चर भी आपको दिए हुए हैं, जैसे भी देखो वो देखने आपने जरूर है। और कौन कौन से जरूरी हैं पहले वो सुन लो जी। पीजीबीपी उसको आपको देखना जरूरी है, कैपिटल गेन देखना जरूरी है, डिडक्शन का चैप्टर देखना जरूरी है, एडवांस टैक्स और टीडीएस का मतलब बेसिक ओवरव्यू देखना जरूरी है आपको, ठीक है जी। पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स आप छोड़ सकते हो क्योंकि अदर सोर्स हमारा प्रोफेशनल के अंदर भी आएगा। पीजीबीपी, कैपिटल गेन, डिडक्शन हो गया, एडवांस टैक्स हो गया, टीडीएस हो गया, ठीक है जी, और रिटर्न ऑफ इनकम हो गया। ये 3 चैप्टर का बेसिक ओवरव्यू, और पीजीपी और कैपिटल गेन और डिडक्शन इसकी डिटेल नॉलेज। क्योंकि जब भी हम इनकम कैलकुलेशन निकालेंगे, चाहे वो कंपनी की निकालें चाहे वो फॉर्म की निकालें, डिडक्शंस आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और पीजीपी के बिना आप क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कर पाओगे क्योंकि टोटल इनकम निकाल ही नहीं पाओगे। और अगर आप सिलेबस में चेक करोगे कहीं पर भी आपको पीजीपी देखने को नहीं मिलेगा जी, ठीक है जी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने एग्जीक्यूटिव में किस लेवल का पढ़ा है। डिटेल लेक्चर भी आपकी ड्राइव के ऊपर है, अगर टाइम है तो उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है। अगर टाइम नहीं है तो 26 घंटे वाली मैराथन आपकी यूट्यूब पे डली हुई है, वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हो या स्टूडेंट दरबार से रिवाइज कर सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका ना एक माइंड में क्लिक होना चाहिए कि हाँ हमने एग्जीक्यूटिव में ये पढ़ा हुआ है। भाई ऐसा ना हो कि बिल्कुल ब्लैंक हो, क्योंकि जब मैं एग्जाम के क्वेश्चन दिखाऊं और आपसे पूछूं कि याद करो आपने पढ़ा होगा, आपका दिमाग ब्लैंक ना हो जाए जी। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये 6 टॉपिक जो हैं, अगर आप इन टॉपिक को देख के चलोगे तो आपको लगेगा एग्जीक्यूटिव का कुछ भी नहीं है। और जब इनके क्वेश्चन सोल्व करने लगोगे तो आपको ये लगेगा यार एग्जीक्यूटिव का अगर क्लियर ही नहीं है तो मैं क्वेश्चन सोल्व कैसे करूंगा। डन है जी। चलो तो एक बार मैंने आपको बता दिया, विभोर वो जैसे मर्जी करो, विभोर, भरत, वत्सल लगे हुए हैं कि सर हम स्टूडेंट दरबार के लेक्चर से बेस्ट है, वो जैसे मर्जी। स्टूडेंट दरबार भी यूट्यूब के ऊपर है, मैराथन भी यूट्यूब के ऊपर है, और डिटेल लेक्चर आपके ड्राइव के ऊपर है। जहां से आपको जितना टाइम मिलता है ना उसके बेस पे आप करके चल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि उसके बड़े बड़े क्वेश्चन मुझे सोल्व करके दिखाओ, बट आपके दिमाग में नॉलेज होनी चाहिए कि आपने उसके अंदर पढ़ा क्या था बस, ठीक है जी। तो अगर बिल्कुल ही ब्लैंक है फिर तो डिटेल लेक्चर, अगर पहले का थोड़ा बहुत याद है तो मैराथन और स्टूडेंट दरबार से भी काम चल जाएगा। डन है। चलो इधर देखो ध्यान से, वापिस आओ जी। सैलरी छोड़ सकते हो जी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी ये दोनों स्किप कर सकते हो। मुझे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, जहां जहां छोटी छोटी बातें होंगी वो मैं आपको याद करवा दूंगा, उसको स्किप भी कर दोगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी आप स्किप कर सकते हो जी, ठीक है जी।
चलो इधर सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ जी। अब ये मैंने आपको दिखा दिया कि हमारा सिलेबस में चैप्टर कौन कौन से हैं। उसमें सिंगल चैप्टर भी वो नहीं है जो आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा, बट सब कुछ वो है जो आपने एग्जीक्यूटिव के अंदर पढ़ा। ठीक है जी। चलो अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब सामने एक बच्चा बैठे, क्या नाम है आपका? विभोर। विभोर कहता है सर एक बात मुझे बताओ, तो अगर फिर जो हमने एग्जीक्यूटिव के अंदर पढ़ा, मतलब अगर वो इनकम टैक्स फिर हमारे प्रोफेशनल में है ही नहीं, तो फिर इनकम टैक्स फिर प्रोफेशनल में है कौन सा भाई? क्योंकि इनकम टैक्स तो वही होता है भाई, हमने तो आज तक वही तो सुना है कि सैलरी होती है, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। और हमें अभी तक याद आ रहा है कि आपने हमें एग्जीक्यूटिव के अंदर बताया भी था, जो बच्चे यूट्यूब वाले हैं या जो बच्चे रेगुलर बैच वाले हैं, तो कह रहे सर आपने ना आप एक बार बताया भी था कि इनकम कहीं से भी आ सकती है। इनकम के जाने के 5 सोर्स होते हैं भाई, या तो इनकम सैलरी में टैक्सेबल होगी, या वो हाउस प्रॉपर्टी, या वो बिजनेस, या वो कैपिटल गेन, या वो अदर सोर्स। फिर आपने कहा था 5 हेड की इनकम निकालते हैं, क्लबिंग जोड़ते हैं, सेट ऑफ माइनस करते हैं, फिर डिडक्शंस माइनस करते हैं, फिर जाके हमारी टोटल इनकम आती है, फिर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो अगर वो हमारे सिलेबस में वो चैप्टर ही नहीं है, तो फिर प्रोफेशनल में फिर हमारे सिलेबस में इनकम टैक्स में 30 नंबर का है क्या? अब मैं आपको दिखाता हूं कि प्रोफेशनल में 30 नंबर में इनकम टैक्स में क्या है। पहली बात, जो हमारे सिलेबस में 30 नंबर का इनकम टैक्स है ना, उसके 2 पार्ट हैं। एक तो है डोमेस्टिक टैक्सेशन और सेकंड वन इज इंटरनेशनल टैक्सेशन। एक बार मेरे पीछे बोलो जी, एक बार मेरे पीछे बोलो। सबसे पहला क्या है जी? सबसे पहला बोल के चलो सर, साथ साथ बोलोगे तुरंत रिटेन हो जाएगा। पहला हमारा क्या है? डोमेस्टिक टैक्सेशन, और सेकंड वन हमारा क्या है? इंटरनेशनल टैक्सेशन। अब डोमेस्टिक टैक्सेशन जो है, अगर 30 नंबर का हमारे एग्जाम में इनकम टैक्स है, तो 15 to 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो डोमेस्टिक टैक्सेशन के अंदर से बनेंगे। और अगर मैं सेकंड की बात करूंगा इंटरनेशनल टैक्सेशन, तो 10 से 15 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे वो बनेंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन में से। अच्छा, आप में से कोई बताएगा, क्या आपने एग्जीक्यूटिव में चैप्टर किया था टैक्स ट्रीटी का? एक बार बताना मुझे ना याद नहीं आ रहा कि शायद आपने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। कि आपने एग्जीक्यूटिव में चैप्टर पढ़ा था टैक्स ट्रीटी का? टैक्स ट्रीटी, टैक्स ट्रीटी, यार चक्कर आ रहा है, एक बार पकड़ियो मेरे को। टैक्स ट्रीटी, टैक्स क्या कह रहे हो सर, क्या कह रहे हो? टैक्स ट्रीटी। अरे नालायको, टैक्स ट्रीटी का आपने चैप्टर पढ़ा था ना? पढ़ा था, नहीं पढ़ा था आपने एग्जीक्यूटिव में? आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा। अगर कोई बच्चा ओल्ड सिलेबस का है, अगर कोई बच्चा ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में कन्वर्ट हुआ है, तो शायद उसने पढ़ा होगा, नहीं तो न्यू सिलेबस वाले बच्चों ने चैप्टर पढ़ा ही नहीं होगा। ये आपने चैप्टर पढ़ा ही नहीं होगा, टैक्स ट्रीटी। एकदम नाम सुन के कोई बच्चा कह रहे भाई साहब ये चैप्टर है कौन सा, क्या मतलब है, ये क्या है टैक्स ट्रीटी? अभी डिस्कस करेंगे। शायद आपने एग्जीक्यूटिव में एक चैप्टर पढ़ा होगा ट्रांसफर प्राइसिंग। पढ़ा आपने ट्रांसफर प्राइसिंग, टीपी का, ट्रांसफर प्राइसिंग का कोई चैप्टर पढ़ा? ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग। नहीं नहीं सर, ये चैप्टर भी नहीं हमें। ट्रांसफर प्राइसिंग, नहीं 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 सर, ये भी नहीं हमने पढ़ा। पढ़ा ही नहीं होगा क्योंकि आपके सिलेबस में था ही नहीं ये चैप्टर जी, आपके सिलेबस में था ही नहीं ये चैप्टर। ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं था। जो बच्चे ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में आए होंगे, शायद उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। जो न्यू सिलेबस वाले बच्चे होंगे, उन्होंने नहीं पढ़ा होगा ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर। तो अब जो ये ट्रांसफर प्राइसिंग है, जो ये ट्रांसफर प्राइसिंग है, हाँ, कौन सा प्राणी है सर ये कहां से आया है सर? ये कौन से गोले से उतरा है? ये किस गोले में रहते हैं प्राणी? ये रहते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन। आज अगर मैं बात करता हूं अंतरिक्ष में गोला घूम रहा है इंटरनेशनल टैक्सेशन का। अगर मैं उसकी बात करूंगा तो उसमें चैप्टर है टैक्स ट्रीटी। टैक्स ट्रीटी को हम बोलते हैं DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। उसको हम ADTA भी बोलते हैं, अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट। इंटरनेशनल टैक्सेशन में ट्रांसफर प्राइसिंग भी आता है। मतलब इंटरनेशनल टैक्सेशन बिल्कुल नया टॉपिक है जो आपने शायद पहले कभी सुना ही नहीं होगा, जो पढ़ने को मिलेगा। एक तो ये नया टॉपिक ऐड हुआ है। अच्छा, आपने एग्जीक्यूटिव में चैप्टर पढ़ा है इनकम टैक्स में गार? हैं सर, क्या कह रहे हो? घास, गार 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 घार सर, गारा कह रहे हो क्या? गार गार एक बार दोबारा बोलना सर, आपने हमेशा सुना नहीं है। गार, आपने एग्जीक्यूटिव में गार पढ़ा? गार 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 पढ़ा? गार बट अगर गार वार तो नहीं पढ़ा। गार आयुषी ने पढ़ा है। देखो कई बच्चे तो भाई साहब मेरे को लग रहा है प्रोफेशनल पढ़ के आए हैं पहले से।
गौर, गौर पढ़े आपने? क्या बात है, क्या बात है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नाम ही सुना हो, कहीं मास्टर जी ने नाम ही बता दिया कि बेटे एक चैप्टर है एग्जीक्यूटिव में गार। बच्चा कह रहा हाँ नाम ही सुना होगा गार का, तो नाम सुना अपने सार, सार नहीं सुना ना? अब आप सुनोगे गार और सार, ये भी आपका इनकम टैक्स का ही पार्ट है। सर अब ये गार क्या होता है, ये सार क्या होता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये देखो नाम से डिफाइन है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स का मतलब क्या है कि टैक्स तो आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है, अब उसको एडवांस लेवल पर लेके जाना है, तभी उसका नाम पड़ गया एडवांस टैक्स। तो सेम हम बातें हमने जीएसटी के अंदर भी सीखी थी। याद करो जो इनकम, जो जीएसटी में एग्जीक्यूटिव में 50 लेक्चर लगते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो 99 हो चुके हैं ना। बट हाँ वो बात अलग है कि प्रोफेशनल में उतने लेक्चर लगेंगे नहीं। रीज़न क्योंकि जो 5 हेड वाले लेक्चर हैं वो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। जो मेन 6 चैप्टर आपके सिलेबस में हैं उसको हमें डिस्कस करना है डेप्थ के अंदर जी। बट वो सारे के सारे एडवांस लेवल के हैं, तो टैक्स आपने पहले पढ़ा है, उसको एडवांस लेवल पे अब हमें लेके जाना है, बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है जी, चलो इधर देखो ध्यान से, अब इधर देखो। हाँ बच्चा कह रहा थार सुनिए सर, थार, ये भी बतान लग रहा केस सुना आपने जी। चलो इधर सुनो ध्यान से, ओए ओए अंकल थार के बच्चों इधर आओ। तनीषा कह रही है थार सुनिए, ये भी सुनान लग रहा थार में क्यों हुआ है। अच्छा अब देखना यहाँ पे, अब 2 इनकम टैक्स में टॉपिक हमें कवर करने हैं जी। एक तो हमें कवर करना है आपका डोमेस्टिक टैक्सेशन, और एक हमें कवर करना है इंटरनेशनल टैक्सेशन। डोमेस्टिक टैक्सेशन 15 to 20 मार्क्स का हमारे सिलेबस में कवर होगा, और इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है वो 10 to 15 मार्क्स का हमारे सिलेबस में कवर होगा। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों हमें सिलेबस में कवर करने हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि डोमेस्टिक टैक्सेशन जो है उसमें हमें क्या पढ़ने को मिलेगा। भाई जैसे आपने बोला कि सर डोमेस्टिक टैक्सेशन हमारे सिलेबस में है, तो डोमेस्टिक टैक्सेशन में क्या पढ़ने को मिलेगा, अब मैं आपको बताता हूं जी। सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 होगा, दैट इज बेसिक टैक्स रेट। बेसिक टैक्स रेट का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल के टैक्स रेट क्या है, एचईएफ के टैक्स रेट क्या हैं, कंपनी के टैक्स रेट क्या हैं, पार्टनरशिप फर्म के टैक्स रेट क्या हैं, सोसाइटी के टैक्स रेट क्या हैं, लोकल अथॉरिटी के टैक्स रेट क्या हैं, सरचार्ज किन पे लगेगा, सेस कब लगेगा, एमआर कैसे निकालते हैं, नई स्कीम कौन सी है, पुरानी स्कीम कौन सी है, दोनों में क्या कंपैरिजन है, दोनों में स्कीम कौन सी बढ़िया है, ये सारी की सारी बातें चैप्टर नंबर 1 के अंदर है। ओ भाई साहब एक बच्चा कितना खुश होगा, कह रहा है शुक्र है भगवान का सर, ये चैप्टर 1 जो आप कह रहे हो ना, ये एग्जीक्यूटिव में ना हमें समझ में नहीं आया था। वो एग्जीक्यूटिव में एक नई स्कीम आई थी 115 BSc करके, तो 115 BSc करके उसमें टैक्स रेट कम हुए थे, फिर वो पुरानी स्कीम थी, फिर काफ़ी सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ते थे, तो वो हमने मतलब तुक्के तो रट्टे तो मार लिए थे, बट क्या अब हमें डिटेल के अंदर पढ़ने को मिलेगा? आंसर इज यस। अब मैं इसके बड़े बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा कि देखो ये पुरानी स्कीम है, ये नई स्कीम है, आप मुझे कंसल्ट करके बताओ दोनों में स्कीम कौन सी है। मतलब अब हमें कैलकुलेशन नहीं करनी, कैलकुलेशन के बाद ये भी बताना है हमें कि एज ए कंपनी सेक्रेटरी हम अपने क्लाइंट को क्या कंसल्ट करेंगे कि पुरानी स्कीम अच्छी है, नई स्कीम अच्छी है। इट मीन्स अब हमें करना क्या सर, अगर आपके फादर इस टाइम साथ बैठे ना, मैं कैसे ही बता रहा हूँ, पापा के चेहरे पे स्माइल लग गई फिर मुझे बोल देना पापा इस टाइम खुश हो रहे हैं, मुझे पता है। ये देखो अंकल जी सामने बैठे हैं, हेलो अंकल, खुश हो रहे हो ना आप? हाँ अंकल देखना अब आपका लड़का ना ये सीख जाएगा कि अभी तक उसने एग्जीक्यूटिव में क्या सीखा था कि पापा ये नई स्कीम है, ये पुरानी स्कीम है, नई स्कीम में टैक्स ये है, पुरानी स्कीम में ये है। अंकल अब ये बच्चा जो है ना बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करेगा और फिर आपको कंसल्ट करेगा कि पापा पुरानी स्कीम में इस तरह से कैलकुलेशन है, नई स्कीम में इस तरह से है, और दोनों में बेनिफिशियल स्कीम कौन सी है, अब वो आपको ये बता देगा। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो सारी की सारी बातें चैप्टर नंबर 1 है। उसके बाद जी चैप्टर नंबर 2 देखो री, चैप्टर नंबर 2 हमारा है रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस भाई ये तो बिल्कुल बेसिक चैप्टर जो आपने एग्जीक्यूटिव के अंदर ही पढ़ा था कि रेजिडेंट कब बनेंगे, नॉन रेजिडेंट कब बनेंगे, आरओआर कब बनेंगे, आरएनओआर कब बनेंगे, वो सारी की सारी बातें आपकी प्रोफेशनल लेवल के अंदर भी हैं। चैप्टर नंबर 2 रेजिडेंशियल स्टेटस, वो डोमेस्टिक टैक्सेशन में है, इसको भी हमें कंप्लीट करना है। सर क्या इन दोनों चैप्टर में से कोई क्वेश्चन बनता है प्रोफेशनल में, क्योंकि ये तो एग्जीक्यूटिव लेवल के हैं और टोटल 30 नंबर का इनकम टैक्स है, 30 में से 15 नंबर का डोमेस्टिक टैक्सेशन है, तो क्या इनमें से कभी इनका नंबर आता है? आंसर इज यस। इन दोनों में से ना एक क्वेश्चन नॉर्मली हर बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है, मे बी वो आपके टैक्स कैलकुलेशन वाला हो, मे बी वो रेजिडेंशियल स्टेटस वाला हो। ठीक है जी, तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर, तो ये दोनों चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट हाँ आपने दोनों एग्जीक्यूटिव के अंदर पढ़े हुए हैं, थोड़ा समझने में आपको आसानी होगी। उसके बाद अब सुनना ध्यान से क्या कहना चाह रहा हूं जी। अब अगला पॉइंट निकल के आ रहा है, अगला चैप्टर जो है ना जो हमें पढ़ने को मिलेगा,
ये शायद आपने एग्जीक्यूटिव में नहीं पढ़ा होगा। चैप्टर हमारा है टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, अवॉइडेंस, इवेजन एंड मैनेजमेंट। सर इनकम टैक्स के कितने लेक्चर का होगा वो डिपेंड करता है, मतलब मेरा टारगेट जो है 40 लेक्चर टू 50 लेक्चर के बीच में ख़त्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। 40 to 50 मतलब 30 नंबर का इनकम टैक्स है, हर एक नंबर के लिए एक लेक्चर तो लगेगा ही लगेगा, उसके एडिशनल भी लगेंगे जी। तो मैं लेके चल रहा हूँ 40 से 50, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप मेरे को अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे, क्वेश्चन डेली करोगे, साथ दोगे, तो 40 से 45 के अंदर भी ख़त्म हो जाएगा। अगर सारा काम मुझको करना पड़ेगा तो फिर वो 50 भी लग सकते हैं, मैक्सिमम 50 हैं, बस मैक्सिमम 50 हैं। थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दिया था, हाँ तो ओवरव्यू तो अभी दूंगा, ओवरव्यू तो अभी भी दूंगा हर चैप्टर में क्या क्या है। अभी रुको तो सही, जीएसटी में थोड़ा ओवरव्यू दिया था, हाँ तो ओवरव्यू दूंगा नालायक, अभी स्टार्ट तो करने दो। हाँ टैक्स प्लानिंग तो आती है सर मुझे, अरे दक्ष को सारा कुछ आता है, इवेजन वो टेंशन ही ना लो, खत्म है। दक्ष तो कह रहा है सर मेरा तो चैप्टर खत्म हो चुका है, चलो बहुत बढ़िया। इधर देखो ध्यान से नालायक, अब एक बात मैंने सोच के बताना चाहिए, एक बात मैंने सोच के बताओ, ठीक है, एक बात मैंने सोच के बताओ। अब चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है वो है टैक्स प्लानिंग, अवॉइडेंस, इवेजन और मैनेजमेंट। अब देखो टैक्स प्लानिंग, अब बच्चा कह रहा है सर जैसे जब दक्ष ने बोला सर ये तो मुझे आती है, टैक्स प्लानिंग में क्या दिक्कत वाली बात है। टैक्स प्लानिंग तो टैक्स प्लानिंग होती है, और अवॉइडेंस अवॉइडेंस होती है, इवेजन इवेजन होती है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट होती है। अब जिन बच्चों ने भी जीएसटी पहले कंप्लीट कर रही है उनको शायद पता होगा जीएसटी के स्टार्टिंग के ना कुछ लेक्चर आपको मैंने इन वर्ड्स का मीनिंग बताया था, आपको मैंने वहां पे बताया था कि टैक्स प्लानिंग क्या होती है, एक विद एग्जांपल बताया था आपको। हमने वहां पे डिस्कस भी किया था कि इवेजन क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होती है, अवॉइडेंस क्या होती है, वो सारी की सारी बातें हम ऑलरेडी जीएसटी के स्टार्टिंग वाले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। बट फिर भी जिन बच्चों ने आज से इनकम टैक्स नया स्टार्ट किया है वो कह रहे हैं कि सर इनकम टैक्स अभी स्टार्ट करेंगे, जीएसटी बाद में देखेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम ना जून 23 में हैं, तो पहले हम इनकम टैक्स देख लेते हैं आपके साथ, फिर हम बाद में जीएसटी देख लेंगे। अब जिन बच्चों ने इनकम टैक्स अभी स्टार्ट किया है आपको मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे दूं कि इस चैप्टर में क्या पढ़ने को मिलेगा। एक बात मैंने सोच के बताओ सर, अब ना इसको हमें थ्योरी नहीं पढ़नी, प्रैक्टिकली हमें समझना है। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली का मतलब क्या है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे सामने एक बच्चा बैठा है, क्या नाम है, अंशिता। जैसे सामने एक बच्ची बैठी है अंशिता, तो अंशिता मेरे पास आई, अंशिता जोशी, तो जोशी साहब मेरे पास आए, तो जोशी साहब ने कहा कि सर, मैंने कहा हाँ, तो कहते सर ना मतलब ना पापा के मन में ना एक डाउट आ रहा है। तो पापा ने ना कल मुझसे क्वेश्चन पूछा, तो मेरा भी इनकम टैक्स स्टार्ट हुआ नहीं था, तो मैंने कहा पापा भी तो इनकम टैक्स मेरा स्टार्ट हुआ नहीं है, तो मैं ना आपको बाद में आंसर दे पाऊंगी। तो मैंने कहा जोशी साहब बताओ ऐसा क्वेश्चन पापा ने क्या पूछा था। सर पापा ने ना कल ये क्वेश्चन पूछा, जैसे मेरे पापा की ना फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में आप जानते हो मशीनें लगती हैं। मैं कह रही बिल्कुल जानता हूँ मशीन लगती है, और मशीन बहुत महंगी भी आती है। हाँ हाँ सर बिल्कुल सही बात है। सर प्रॉब्लम क्या है, मेरे पापा ने ना भी एक मशीन लेनी है, और वो मशीन जो है अप्रोक्सीमेट 50 करोड़ रुपए की है। मैं कहूँ भाई साहब 50 करोड़ रुपए की मशीन है। हाँ सर 50 करोड़ रुपए की मशीन है, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पापा की अकेले की फैक्ट्री है, 3-4 पार्टनर हैं, तो उसमें ना 50 करोड़ रुपए की एक मशीन लगनी है। तो कल पापा बड़े टेंशन में घर आए, तो पापा मेरे पास बैठे, तो मैंने कहा पापा क्या हुआ। तो पापा ने बोला बेटे बड़ा टेंशन में हो तो क्या मुझे कुछ कंसल्ट कर सकती है। तो अंशिता ने बोला कि पापा बताओ क्वेश्चन क्या है। कहते बेटे ना 50 करोड़ की ना एक मशीन लेनी है, अब ये समझ नहीं आ रहा हम ले कैसे। तो अंशिता कह रही ले कैसे, मतलब पापा क्या हो गया आपको, मतलब ठीक हो ना, मैं ठंडा लेमन जूस बना के ले आऊँ आपके लिए। भाई कैसे ही लेनी है, मतलब पैसे से लेनी होती है पापा, वो पैसे होते हैं ना जिसमें गांधी की फोटो लगी होती है, गांधी जी की उस पैसों से मशीन मिलती है। पापा ने कहा निकल निकल यहाँ से निकल, हद हो गई तेरी नालायक, मतलब तू तो मेरे को मजाक उड़ा रही है यार। मतलब मैं अपनी प्रॉब्लम तुझे बताना चाह रहा हूँ, तू कह रही गांधी जी वाले पैसे लेके आओ, पैसों से लेनी है, वो मुझे ही पता है नालायक पैसों से लेनी होती है। क्वेश्चन सुनो मेरा क्या है, मेरा क्वेश्चन अंशिता ये है कि 50 करोड़ रुपए की अगर मशीन लेनी है तो मैं लूँ कैसे, मतलब मैं अपने पैसे यूज करूं, ओन फंड यूज करूं, ठीक है नी, या मैं मार्केट से लोन लेकर आऊं, उस लोन के पैसे से लूं, या मैं इस मशीन को लीज पर ले लूं, उसका लीज रेंट पे करूं। तो बोले इन तीनों में से सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। भाई 50 करोड़ रुपए मैं अपने लगाऊं फिर मशीन लूं,
या मैं मार्केट से लोन लेकर आऊं, उस लोन के पैसे से मशीन लूं क्योंकि उसमें मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, या मैं इस मशीन को लीज पे ले लूं और मैं लीज रेंट पे करूं। अब तू मुझे बता अंशिता कि इन तीनों में से कौन सा मेथड मेरे लिए बढ़िया है। पापा ये तो सॉरी शक्तिमान, ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो पापा वैसे मैंने आपका हालचाल पूछ लिया था, मुझे क्या पता कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछने बैठ जाओगे। ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, ये तो मैंने खुद पहली बार सुना है कि मतलब अपने पैसों की लूं या लोन के पैसों की लूं या लीज के पैसे की लूं। अब दक्ष कह रहा था मैंने टैक्स प्लानिंग का चैप्टर पढ़ा, दक्ष बताओ ना क्या करें। देखो दक्ष कह रहा है लोन की ले लो, काम ही खत्म, लोन की ले लो जी। अभिषेक कह रहा है लीज पे ले लो। सर एक बात मुझे बताओ कैसे ले लो, आपको ये देखना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अगर मैं अपने पैसों से लेता हूं, मैं लोन के पैसे लूं या मैं लीज के पैसे लूं, इन तीनों में से सबसे ज्यादा बेनिफिट मुझे किस केस में होगा, उसके बेस पे तो आप कंसल्ट करोगे ना। दैट इज टैक्स प्लानिंग, दैट इज टैक्स प्लानिंग। जो बच्चा कहते हैं ना लीज पे ले लो, लोन पे ले लो, ये सब तुक्के मार रहे हैं, इनको बस आंसर देना, लेना देना कुछ नहीं है। मार दो तुक्के, देखी जाएगी भगवान की दया से, क्या दिक्कत है, कोई तुक्का तो सही होगा। सर गोले नहीं भरने अब, हेलो अंकल गोले नहीं भरने, अब गोले नहीं भरने, आपको चेक करके देखना पड़ेगा, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। जहां पे आपका आउटफ्लो कम होगा, जहां पे टैक्स कम से कम आएगा, बेनिफिट ज्यादा ज्यादा होंगे, वही मेथड आपको बताना पड़ेगा। ये है टैक्स प्लानिंग का चैप्टर। तो मतलब टैक्स प्लानिंग में ना आपको यही सीखने को मिलेगा कि प्रैक्टिकली अगर मान लो कोई हमसे कंसल्ट करे तो हम उसे क्या कंसल्ट करें, हम उसे क्या गाइड करें। भाई किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, यार बता मैं क्या करूं, तो मुझे कम से कम पता तो हो क्या करना है उसने। तो मतलब टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेशन, ये तीनों ही टैक्स बचाने के तरीके हैं, और इन तीनों तरीकों को जानना, ये सारी बातें हमारी चैप्टर नंबर 3 के अंदर आती हैं। ठीक है जी, ये सारी बातें हमारी चैप्टर नंबर 3 के अंदर आती हैं कि प्लानिंग कैसे करनी है, अवॉइडेंस कैसे करनी है, इवेजन कैसे करनी है, मैनेजमेंट कैसे होगी, ये सारी बातें मैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो जो टैक्स की चोरी होती है, टैक्स की प्लानिंग होती है, टैक्स की अवॉइडेंस होती है, इन सबको हम कहाँ पे सीखेंगे, चैप्टर नंबर 3 हमारा इस चीज पे डिपेंड करेगा। डन है। उसके बाद देखो चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर नंबर 4 जो है ना, ये सबसे मेन चैप्टर है जिसमें से कंफर्म एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। हेलो भैया, यार अगर ये बातचीत करनी है ना, हर्ष और नमन क्लास से बाहर चलो, चलो क्लास से बाहर चलो। नमन कह रहा है जा रहा हूं, यहीं बैठा हूं, जो करना है कर लो, लाइव क्लास ले रहे हो गया, निकाल के दिखाओ क्लास से बाहर। नहीं नहीं दम है, निकाल के दिखाओ क्लास से बाहर। हम कोई फेस टू फेस क्लास ले रहे हैं क्या नमन? फिर चुप होके बैठ जाओ। गुस्सा नहीं मेरे बच्चे, गुस्सा नहीं करना ना ना। इधर देखो ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब देखो 3 चैप्टर, पहले हमको 3 चैप्टर के नाम बताओ। चलो नमन की पनिशमेंट है, नमन 3 चैप्टर के नाम बताएगा, जल्दी करो नमन 3 चैप्टर के नाम बता दो। अभी तक हमने 3 चैप्टर कौन कौन से क्या डिस्कस करने हैं डोमेस्टिक टैक्सेशन में। 3 चैप्टर ना, एक तो हमें डिस्कस करना है वो बेसिक टैक्स रेट वाला, उसमें टैक्स रेट इंडिविजुअल के भी होंगे, एचएफ के भी होंगे, कंपनी के भी होंगे, फर्म के भी होंगे, लोकल अथॉरिटी के भी होंगे, सोसाइटी के भी होंगे, पार्टनरशिप फर्म के भी होंगे, फिर सरचार्ज क्या लगेंगे, फिर सेस कब लगेगा, फिर रिबेट कब मिलेगी, फिर स्कीम कौन सी बढ़िया है, ये सारी बातें चैप्टर नंबर 1 के अंदर आएंगी। चैप्टर नंबर 1 हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 2 आपने बताया रेजिडेंशियल स्टेटस, कि कब कोई इंडिया का रेजिडेंट बनेगा, कब कोई नॉन रेजिडेंट बनेगा, कब आरओआर बनेगा, कब आरएनओआर बनेगा, कब कोई एनआर बनेगा, इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे आरओआर, एनआर और आरएनओआर की। तो ये सारी की सारी बातें चैप्टर नंबर 2 के अंदर आएंगी। फिर चैप्टर नंबर 3 आपने हमें बताया टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन और टैक्स मैनेजमेंट, कि टैक्स को बचाना कैसे होता है, टैक्स की चोरी कैसे करनी होती है, टैक्स हमें कम कैसे करना होता है, लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से, और अगर हम टैक्स कम करना चाहते हैं तो कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में देनी पड़ेंगी, वो सारी की सारी बातें चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे। है ना जी। अब देखो चैप्टर नंबर 4 जो हमारे सामने आ रहा है, चैप्टर नंबर 4 है टैक्सेशन ऑफ कंपनीज। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, पूरे इनकम टैक्स का इकलौता ऐसा चैप्टर जिसमें से हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसका नाम है टैक्सेशन ऑफ कंपनी। अब जब मैंने बोला ना टैक्सेशन ऑफ कंपनी, तो आपके दिमाग के अंदर पता क्या आया
क्या है, क्या है भाई कंपनी के टैक्सेशन में? यार विवेक सर में क्या समझ रहे हैं, नालायक समझ रहे हैं क्या हमें? भाई कंपनी के टैक्सेशन में है क्या? मैं याद कराऊं क्या सर? मैं आपको याद करवाता हूं, आप तो भूल गए हो। मैं याद करवाता हूं। कंपनी वाले केस में दो केस होते हैं, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी में या तो 25% रेट लगेगा या 30% लगेगा, वो डिपेंड करता है टर्नओवर कितनी है। टर्नओवर अगर 400 करोड़ तक होती है तो 25% होता है, और 400 करोड़ से ऊपर होगी तो 30% तक होगा। और फॉरेन कंपनी वाले केस में 40% होता है। फिर सरचार्ज एप्लीकेबल होते हैं 7%, 12%, और फॉरेन कंपनी वाले केस में 2% और 5%। और क्या याद करना है बताओ आप? मतलब ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनेगा और हम देखते रह जाएंगे। वाह सर वाह, मतलब आपने कैसे सोच लिया कि हमें इतना नहीं पता? जो आपने बोला है ना उसके नंबर हैं 0/0, ये एग्जाम में बनेगा ही नहीं है। नहीं तो कंपनी की टैक्सेशन में यही नहीं होता क्या? मतलब कंपनी के टैक्स होता है वो गोले भरने, जब एग्जीक्यूटिव में किया वो गोले भर लिए हमने। टैक्स रेट तो वो भी हमें टैक्स रेट तो करना ही है, वो मैं देखो लिखा है नॉर्मल टैक्स। बट कंपनी की टैक्सेशन में सिर्फ नॉर्मल टैक्स नहीं है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैट का, जिसमें से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है मैट। सर मैट भी हमने पढ़ा हुआ है, मैट भी हमने पढ़ा है, मैट भी याद करवा दें आपको? नमन चल याद करा भाई, तू यार बहुत बातें करे ना, नमन चल याद करवा। सर मैट वही तो है, मैक्सिमम एडवांस टैक्स। मैक्सिमम एडवांस टैक्स मैट का नाम है, मैक्सिमम एडवांस टैक्स। हाँ जी, मैट का नाम बताना एक बार जी, मैट का नाम बताओ, मैट का। अरे मैट का नाम बताओ ना सर। मैट का नाम होता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। मैट का नाम क्या होता है? मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। अब मे बी जो आपने एग्जीक्यूटिव के अंदर पढ़ा होगा ना, देखो नमन मुझे बताएगा, नमन आपने क्या पढ़ा? सर मैट कंपनी पर लगता है, और थोड़ा बहुत याद आ रहा है क्योंकि सारा हमें याद नहीं है। फिर वो मैट का रेट आपने कहा था 15% होता है, और वो बुक प्रॉफिट के ऊपर लगता है, कुछ बुक प्रॉफिट होते हैं उसके ऊपर मैट लगता है, और वो कंपनी के ऊपर हाथ में एप्लीकेबल होता है। फिर उसके मतलब नॉर्मल टैक्स या मैट में से जो भी ज़्यादा होता है वो हमें देना पड़ता है। फिर वो क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड होता है, तो वही तो सारी बातें मैट के अंदर होंगी ना। इसमें कौन सा मतलब अलग तीर तोड़ देंगे? यस। अब जो बातें आपने वहां पर पढ़ी, आपने भी एक लाइन बोली नमन कि मैट एप्लीकेबल होता है बुक प्रॉफिट पर, तो ये बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करने हैं वो आपने एग्जीक्यूटिव लेवल पर नहीं सीखा होगा। सीखा होगा तो रट्टा मारा होगा। अब हमें डेप्थ में समझना है कि कोई चीज हम ऐड क्यों करेंगे, कोई माइनस क्यों करेंगे, बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सारी बातें आपकी इस चैप्टर के अंदर आएंगी। मतलब मैट का चैप्टर गवर्नमेंट क्यों लेकर आई है? क्या मैट ये? इंडिया में एक लौती कंपनी ऐसी है, रिलायंस कंपनी। रिलायंस कंपनी ने पहले 20 से 22 साल तक इनकम टैक्स पे नहीं किया, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट मैट लेकर आई। तो ऐसा धीरू भाई अंबानी क्या करते थे जो वो इनकम टैक्स पे नहीं करते थे? फिर मैट आने के बाद क्या हुआ, और मैट के बुक प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें आपके चैप्टर नंबर 4 के अंदर है। तो मतलब चैप्टर नंबर 4 इस बात पे सीमित नहीं है कि टैक्स रेट क्या है। सर टैक्स रेट तो मैंने कहा ना पहले भी हमने पढ़े हैं। मेन कैलकुलेशन पार्ट जो है, कंप्यूटेशन पार्ट जो है ना, वो डिटेल एनालिसिस जो है वो हमें देखना पड़ेगा। अब जितने बच्चे मेरे सामने बैठे होंगे मेरी बात से एग्री करेंगे, आप हाथ पे हाथ रख के बता दो, झूठ मत बोलना, किस किस बच्चे ने बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन अच्छे से समझी थी? जिसने समझी थी ना वो यस बोलेगा, बाकी सारे नो बोलेंगे। एक बार बताना जी मुझे, एक बार बताओ मुझे। बताना एक बार जी। अरे भरत टेंशन मत लो तुम यार, मैं बैठा हूं ना, तुम इतने टेंशन मत लिया करो। अगर मेरे होते हुए भी आपको एडवांस टैक्स में टेंशन है ना, फिर मेरे को नहीं समझ रहा टेंशन कैसे खत्म होगी। मैं आपको बस ये फील करवाना चाह रहा हूं कि अब हम प्रोफेशनल में आ चुके हैं। देखो सिंगल बच्चा भी ऐसा नहीं है जो कह रहा हो यस सर मैंने समझी थी। सिंगल बच्चा भी, एक बच्चा कहता है भाई साहब बुक प्रॉफिट होता क्या है? अरे नमन भाई क्या कहने लग रहे हो? अरे भाई क्या कहने लग रहे हो? वही छोर है के जिसने हमें जीएसटी पढ़ाया था, ये तो अलग बातें करने लग रहा है भाई। ये तो कह रहा है कोई बुक प्रॉफिट हो गया। भाई बुक प्रॉफिट तो हमने पढ़ा ही नहीं आज तक। ठीक है जी, अब ध्यान सुना, वही बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बुक प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद कंपनी की टैक्सेशन में डिस्कस करेंगे डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी।
अगर मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हैं जी, ठीक है जी, अगर मान लो किसी कंपनी के अपने शेयर लिए हैं, अगर मान लो किसी कंपनी के अपने शेयर्स लिए हैं, उस पर आपको डिविडेंड मिल रहा है जी। पढ़ा नहीं सर, पर डिटेल में नहीं, अभी पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है जी। तो अगर मान लो किसी कंपनी अपने शेयर्स लिए हैं, तो उस कंपनी से अगर आपको डिविडेंड मिलेगा, अगर वो डोमेस्टिक कंपनी है, उस केस में टैक्सेबिलिटी क्या होगी। अगर आपने फॉरेन कंपनी के शेयर लिए हैं, अच्छा बता सकते हो क्या आज हम गूगल के शेयर ले सकते हैं? क्या आज हम, ओ भाई साहब, 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 ओ भरत शत्रुघ्न कह रहा डिविडेंड तो हट गया ना। मेरा बच्चा, मेरा बाबू, इधर मेरे शिमली, मेरा कद्दू कलर का बच्चा, लुलुलुलु, इधर देखो ध्यान से नालायकों, डिविडेंड नहीं हटा, एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स था वो हटा है। अच्छा सर, वो हमने पहला वर्ड ही पढ़ा था बस, डिविडेंड, फिर एक वर्ड पढ़ा ओमिटेड, तो डिविडेंड को कनेक्ट कर दिया ओमिटेड से, तो हमें लगा डिविडेंड ओमिटेड हो गया, नालायक कहीं का। इधर देखो ध्यान से, हाँ जी, आज अगर हम गूगल कंपनी के शेयर परचेस करते हैं, आज अगर हम फेसबुक कंपनी के शेयर परचेस करें, फॉरेन कंपनी के शेयर परचेस करें, तो अगर फॉरेन कंपनी के शेयर परचेस करते हैं या इंडियन कंपनी के शेयर परचेस करते हैं, तो उस केस में डिविडेंड की क्या टैक्सेबिलिटी होगी। आज अगर मान लो कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया, आज अगर मान लो कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया, चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी चाहे वो फॉरेन कंपनी, तो अगर आपको डिविडेंड मिला, तो क्या कंपनी जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो क्या उस पर कुछ टैक्स काटेगी? यार अब आपको डिविडेंड मिलेगा तो आपके हाथ में टैक्सेबिलिटी क्या होगी? ये सारी बातें हमारी डिविडेंड के टैक्सेशन के अंदर है। मतलब आपको ये फाइंड आउट करना जरूरी है ना सर। अब आप एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे नहीं रहे, आप प्रोफेशनल वाले बच्चे हो चुके हो। यस 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 यस, यही 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 एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। बच्चा कह रहा है यस मैं प्रोफेशनल के अंदर हूं, तो बस उस लेवल की पढ़ाई करनी है। भाई आज तक हम क्या बोलते थे कि आज तक मैं तो बोलता डिविडेंड आया, एग्जम्प्ट है, टैक्सेबल है, सीडीटी, बट अब हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर डोमेस्टिक कंपनी या फॉरेन कंपनी हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो अगर हमें उसकी टैक्सेबिलिटी करनी है तो किस तरह से हमें टैक्सेबिलिटी करनी होगी, वो सारी बातें हमें समझनी पड़ेंगी डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी में। तो डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी जो है ये भी हमें यहीं पे डिस्कस करनी है कंपनी की टैक्सेशन में। अगला फिर आ रहा है बायबैक की टैक्सेशन जी। आज अगर कंपनी अपने शेयर बायबैक करती है, क्या कंपनी अपने शेयर बायबैक कर सकती है जी? हाँ जी, क्या कंपनी अपने शेयर बायबैक कर सकती है? हाँ जी, क्या कंपनी अपने शेयर बायबैक कर सकती है? मेरे को बताओ जी फटाफट से जी, क्या कंपनी अपने शेयर बायबैक कर सकती है? यस या नो? यस। तो अगर कोई कंपनी अपने शेयर बायबैक करती है तो बायबैक पे क्या टैक्सेबिलिटी है? मान लो आज अगर एयरटेल कंपनी ने अपने शेयर बायबैक किए और अगर आईटीसी कंपनी ने अपने शेयर बायबैक किए, ठीक है जी, आज अगर मान लो एचसीएल कंपनी ने, इन्फोसिस ने अपने शेयर बायबैक किए, तो बायबैक करने पर क्या टैक्सेबिलिटी होगी? और ऑब्वियस बात, अगर बायबैक कंपनी करेगी तो ज्यादा प्राइस पर ही करेगी, तो कंपनी को तो फायदा होगा, तो कंपनी को तो नुकसान होगा, आपको फायदा होगा। भाई आज अगर मान लो फॉर एग्जांपल 400 रुपए का शेयर है मार्केट में, तो कंपनी 400 का बायबैक थोड़ा करेगी। आज अगर मैं एग्जांपल के लिए रिलायंस कंपनी का शेयर 2500 रुपए का चल रहा है, मान लेते हैं आज अभी प्राइस उसका 2500 रुपए है, तो अगर रिलायंस कंपनी अपने शेयर बायबैक करना चाहती है तो ऑब्वियस सी बात है 2500 से ऊपर करेगी, क्योंकि अगर वो मार्केट प्राइस से कम करेगी तो मैं मार्केट में सेल नहीं कर दूंगा। तो अगर मान लो कंपनी अपने शेयर बायबैक कर रही है और मुझे प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी को नुकसान हो रहा है, तो इसकी टैक्सेबिलिटी हम किसके हाथ में करेंगे और कैसे टैक्सेबिलिटी करेंगे, वो सारी की सारी बातें बायबैक की टैक्सेशन के अंदर है। तो मतलब कंपनी की टैक्सेशन में उसका नॉर्मल टैक्स भी आएगा, एक चैप्टर है मैट का वो भी हमें डिस्कस करना है, एक डिविडेंड की टैक्सेशन है वो भी हमें डिस्कस करनी है, एक बायबैक की टैक्सेशन है वो भी हमें डिस्कस करनी है। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे अगर किसी कंपनी का लिक्विडेशन होता है, अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, तो अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, तो अगर कोई कंपनी लिक्विडेट हो रही है, तो लिक्विडेशन पे जो भी वो एसेट डिस्ट्रीब्यूट करेगी उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी, वो भी सारी की सारी बातें कंपनी की टैक्सेशन के अंदर आएंगी। ठीक है जी, तो आप समझ सकते हो, ठीक है जी, आप समझ सकते हो कि आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अब कंपनी की जब मैं बातें करूंगा तो कंपनी में वो नॉर्मल रेट की बातें नहीं करूंगा, कंपनी की टैक्सेशन में कहीं सारी बातें इंटरलिंक हो जाएंगी, वो सारी बातें चैप्टर नंबर 4 के अंदर है। ठीक है जी, वो सारी बातें चैप्टर नंबर 4 के अंदर है। उसके बाद एक और अगला फिर हमारा चैप्टर है टैक्सेशन ऑफ फर्म का। अब फर्म और एलएलपी की टैक्सेशन।
अब फर्म और एलएलपी के अंदर क्या है? बच्चा कह रहा है सर बताओ यार, फर्म की टैक्सेशन के अंदर क्या है? 30% रेट लगता है, 12% सरचार्ज है, उसमें कौन सी बातें? एक चैप्टर हमारा है एएमटी का, मे बी आपने एग्जीक्यूटिव में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा एएमटी के बारे में। हाँ जी, याद करो, एएमटी एडजस्टेड टोटल इनकम पे लगता है, 18.5% से लगता है। इंडिविजुअल एचईएफ कंपनी को छोड़ के इंडिविजुअल एचईएफ, फर्म, एओपी, बीवाई, एलएलपी, इन सबको एएमटी देना पड़ता है। याद आ रहा है? तो आपने बस वहां पर यही पढ़ा होगा एएमटी की बेसिक बातें। अब एडजस्टेड टोटल इनकम कंप्यूट कैसे करनी है और किस तरह से हमें एएमटी पे करना है, वो सारी की सारी बातें इसके अंदर आएंगी। और कुछ स्पेशल प्रोविजन भी है पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड, वो सारी बातें भी हमें यहां पे डिस्कस करनी है। ठीक है जी, वो सारी बातें डिस्कस करनी है। डन है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? उसके बाद देखो जी, उसके बाद फिर एक चैप्टर हमारा है जी गार एंड सार का जी। उसके बाद फिर एक चैप्टर हमारा है गार एंड सार का, जो मैं कह रहा था ना एक चैप्टर आपने में भी पढ़ा होगा गार एंड सार का। तो गार की फुल फॉर्म होती है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। एक बार दोबारा बोलो, मेरे पीछे बोलो, गार की फुल फॉर्म बोलो दोबारा से। गार की फुल फॉर्म बोलो क्या होती है? जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। एक बार फिर बोलो, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड मेरे बच्चे, वेरी गुड। क्या होती है गार की फुल फॉर्म? क्या होती है? जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। और सार की फुल फॉर्म क्या होती है? सार की होती है स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। दोबारा बोलो, सार की फुल फॉर्म क्या होती है? स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। अब बच्चा ये बात कह रहा है क्या करवा रहे हो आप हमसे, गार और सार क्या होते हैं? मतलब क्या है सर ये गार और सार? ये हमारा चैप्टर नंबर मेरे ख्याल से 5 या 6 है। अब ये गार और सार का ना मतलब डिटेल तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं कि गार का मतलब क्या होता है और सार का मतलब क्या होता है। सर एक बात मुझे सोच के बताओ, एक बात सोच के बताओ, किसी को याद है कि इनकम टैक्स में एक चैप्टर था पीजीबीपी का? प्लीज याद मत कराओ सर, नहीं सर प्लीज 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 सर प्लीज 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 याद मत कराओ। नहीं वैसे मतलब जिन बच्चों को थोड़ा बहुत अगर याद है, एक चैप्टर था पीजीपी का। अच्छा, अगर किसी को बहुत ज्यादा अच्छे से याद हो, भाई कई बच्चे होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इंटेलिजेंट का मतलब उनको पता होता है कि उन्होंने क्या करना है। तो आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको थोड़ा बहुत अगर पीजीपी का चैप्टर थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो, उसमें एक सेक्शन आपने शायद पढ़ा होगा पीजीपी के अंदर, एक सेक्शन 40A3 था। सेक्शन 40A3 याद आ रहा है? 40A3 में क्या था? 40A3 चलो एक सेक्शन 43(1) था। 43(1) किसी को याद आ रहा हो जी? हाँ जी, 43(1) अगर किसी को थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, 43(1) सर सेक्शन देखो, सेक्शन नंबर नहीं सर, ऐसे बताओ, मतलब थोड़ा बहुत ना प्रोविजन बता दो, फिर हम बता सकते हैं उसके अंदर क्या था। ऐसे थोड़ा आप पूछ रहे हो सेक्शन में क्या था, ये कोई बात होती है क्या? अच्छा चलो इतना आपने पढ़ाओ कि 10,000 तक की पेमेंट आप कैश में कर सकते हो। याद आ रहा कुछ? 10,000 तक की पेमेंट आप कैश में कर सकते हो। 10,000 से ऊपर पेमेंट करनी होगी तो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट। हाँ भाई, हाँ याद आया ना याद, बस वही है, वही 40A3 है। याद आ रहा है कुछ 10,000 तक की पेमेंट कैश में कर सकते हो, उसके ऊपर फिर ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है। फिर मैंने कहा था कि अगर 10,000 से ऊपर कैश पे करोगे तो अगर चाहे वो रिवेन्यू खर्चा हो चाहे वो कैपिटल खर्चा हो, वो अलाउड ही नहीं होगा, वो अलाउड ही नहीं होगा। अब एक बात मुझे बताना, 43(1) में ये लिखा हुआ है कि अगर 10,000 से ऊपर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर की पेमेंट की है, वो तुम्हारी कॉस्ट का पार्ट ही नहीं बनेगा। और अगर कॉस्ट का पार्ट ही नहीं बनेगा, उस पर डेप्रीसिएशन क्लेम नहीं कर सकते आप। उस पर क्या क्लेम नहीं कर पाओगे? डेप्रीसिएशन। सर एक बात मुझे बताना, 5 लाख रुपए का मेरे पास कैश पड़ा हुआ है। हेलो भैया, अंकल इधर इधर इधर, 5 लाख रुपए का मेरे पास कैश पड़ा हुआ है। अब अगर 5 लाख रुपए कैश है, अगर 5 लाख रुपए की मैं एक एसेट परचेज कर लूं, तो 5 लाख रुपए का कैश है, मैंने 5 लाख की एसेट परचेज कर ली, तो क्या इस एसेट पे मैं डेप्रीसिएशन क्लेम कर सकता हूं? बताना मुझे एक बार जी। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश वत्सल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, जबरदस्त, मजे आ गए यार। आज तो ना मैं कह रहा हूं आपका पार्टिसिपेशन देख के ना मेरे अंदर आप समझ नहीं सकते कैसे उबाल उबल रहे हैं। आज इतना बढ़िया पार्टिसिपेशन कर रहे हो, मजे आ रहे हैं जी आज तो वाकई।
आपने पहली क्लास को रंगीन बना दिया, रंगीन। बताओ मुझे फटाफट से बताओ जी, 5 लाख रुपए अगर कैश है और 5 लाख रुपए की अगर मैं एसेट परचेस करूं तो क्या इस पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूं? मतलब ही पैदा नहीं होता सर, क्योंकि 10,000 से ऊपर पेमेंट कर रहे हो और अगर 10,000 से ऊपर कर रहे हो तो अगर आपने वो कैश में पेमेंट की है तो वो आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी, डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा कहां पे लिखा हुआ है? 43(1) में लिखा हुआ है, ऐसा 43(1) में लिखा हुआ है। 43(1) कहता है ना जी ना, अगर 10,000 से ऊपर कैश होगा तो पूरी वैल्यू को हम डिस अलाउड कर देंगे, मतलब डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाओगे। अच्छा एक बात बताना, अगर 43(1) ना होता, अगर 43(1) ना होता, अगर 43(1) ना होता, फिर मैं 5 लाख रुपए की एसेट कैश में परचेज करता तो क्या उस टाइम मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेता या नहीं क्लेम कर लेता? अगर 43(1) मान लो इनकम टैक्स में नहीं है, कहीं नहीं लिखा आप कैश पेमेंट करोगे तो कोई दिक्कत होगी, तो फिर मैं क्या, मुझे फिर अलाउड होता नहीं होता? बच्चा कह रहा है सर बिल्कुल फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब एक बात मुझे सोच के बताना, एक बात सोच के बताओ, अब 43(1) की वजह से मैं डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पा रहा। अगर 43(1) ना होता, अगर 43(1) ना होता तो मैं 5 लाख पे क्लेम करता डेप्रिसिएशन। तो क्या 43(1) की वजह से अवॉइडेंस रुक गई या नहीं रुकी? बस मेरे को ये बता दो, क्या 43(1) की वजह से जो हम टैक्स अवॉइडेंस कर रहे थे, जो लॉ में कमी थी, उस कमी को पकड़ के जो हम टैक्स की अवॉइडेंस कर रहे थे, क्या वो अवॉइडेंस 43(1) की वजह से रुकी या नहीं रुकी? बस मेरे को ये बताओ जी। जो हम टैक्स अवॉइडेंस कर रहे थे, हमने लॉ में कमी पकड़ी हुई थी और उस कमी को यूज करके हम टैक्स की अवॉइडेंस कर रहे थे, क्या 43(1) के आने की वजह से वो अवॉइडेंस रुकी या नहीं रुकी? रुकी ना। तो बस इसी को हम सार कहते हैं, इसी को हम सार कहते हैं, सार। अब देखो सार की फुल फॉर्म क्या थी? स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। एक बार फिर बोलो, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। मतलब अवॉइडेंस को रोकने के लिए इनकम टैक्स में जितने भी प्रोविजन बन चुके हैं वो सारे के सारे सार हैं। अच्छा, समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। मतलब आप ये बात कहना चाह रहे हो कि इनकम टैक्स में जो प्रोविजन बने हैं उन प्रोविजन की वजह से जो टैक्स अवॉइडेंस रुकी हैं, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है प्रोविजन बन ही चुके हैं अवॉइडेंस को रोकने के लिए, तो उसको सार बोलते हैं। क्या आंसर इज यस? तो सार का मतलब ही क्या है? स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। मतलब अवॉइडेंस को रोकने के लिए जो स्पेसिफिक रूल बन चुके हैं ना, उसको हम सार बोलते हैं। बस ये बात ध्यान दो जी। ये तो हमें पता था। हद हो गई यार सर, यार आपकी यार हद हो गई। आप इस शहर के पैसे ले रहे हो क्या हमसे? ये तो सारी बातें हमें पता थी ना, ये तो आपने बस नाम ही तो बताया है। चलो कम से कम नाम तो पता लगा ना, नाम भी तो पता लगना जरूरी है कि इनको हम सार बोलते हैं कि इनकम टैक्स में जिन प्रोविजन की वजह से ऑलरेडी अवॉइडेंस रुक रही है, जो प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट में है, उनको हम सार बोलते हैं। ऐसे मैं कई सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, चाहे मैं 43(1) का एग्जाम्पल दूँ, चाहे मैं 48(2) का एग्जाम्पल दूं, चाहे मैं 48(3) का एग्जाम्पल दूं, ठीक है, चाहे मैं सेक्शन नंबर 92, मतलब काफ़ी सारे प्रोविजन हैं। अब ये मत कहना कि ये कौन कौन से हैं, उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बट आज ऑलरेडी इनकम टैक्स में कई सारे प्रोविजन हैं जो उसको रोकने के लिए बने हैं, उसको हम सार बोलते हैं। अब बच्चा कहता है सर ये तो सार हैं, ठीक है जी, अब ये तो सार हैं, तो फिर ये गार क्या होता है? गार नहीं, फिर ये गार क्या है? बस सार तो पता लगा, गार क्या है। एक बात बताना, आज का इनकम टैक्स में इतने प्रोविजन बन चुके हैं कि सारी अवॉइडेंस रुक चुके। इनकम टैक्स में क्या इतने प्रोविजन हैं कि आज अवॉइडेंस रुक सके, या अभी भी अवॉइडेंस हो रही है? बताना एक बार जी। मतलब क्या इनकम टैक्स में इतने प्रोविजन बन चुके हैं कि सारी अवॉइडेंस रुक सके, या अभी भी अवॉइडेंस हो रही है? बच्चा कह रहा है सर कैसे बेकार की बातें कर रहे हो भाई साहब, इतनी कमियां लॉ के अंदर हैं,
आपने हमें जीएसटी के अंदर इतनी कमियां दिखाई, आपने कहा देखो लॉ मेकर अपनी गलतियां सही कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है इनकम टैक्स में भी काफी सारी गलतियां। और सर वैसे आप भूल गए कि हम इंडियंस हैं, 130 करोड़ का देश है सर, लॉ बनाने वाले 30 लोग हैं, लॉ को तोड़ने वाले 130 करोड़ लोग हैं, तो कैसे लॉ सही बन जाएगा भाई? अगर लॉ सही बनता तो फिर ऑब्वियस सी बात है हर बार अमेंडमेंट क्यों आ रही है भाई? अमेंडमेंट आने का रीजन यही तो है ना कि हम कहीं ना कहीं लॉ में कमी ढूंढ लेते हैं, उस कमी को यूज करते हैं, फिर टैक्स कम करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है टैक्स कम करने के चक्कर में अवॉइडेंस होती है, फिर गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेके आती है। बट इतनी सारी अमेंडमेंट थोड़ा आ चुकी हैं भाई, सब जितनी भी अवॉइडेंस होती हैं सबको रोकने के लिए सार तो है ही नहीं। अब गवर्नमेंट कहती है बस, अब गवर्नमेंट की बस 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 बहुत हुआ जी, बहुत हुआ। अब गवर्नमेंट कह रही है कि भाई साहब कि जहां जहां अवॉइडेंस को रोकने के लिए प्रोविजन बन चुके हैं वो तो सार हैं, और जहां पे अवॉइडेंस हो रही है बट उसको रोकने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, उसको रोकने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, उस जगह पे हम एक प्रोविजन नया लेकर आए हैं गार। उस जगह पे सॉरी, गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि जहां पे अवॉइडेंस हो रही है उस अवॉइडेंस को रोकने के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है, और तुम अवॉइडेंस कर रहे हो, उस अवॉइडेंस को रोकने के लिए गवर्नमेंट कह रही है वहां पे गार एप्लीकेबल कर देंगे। गार का मतलब होता है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, मतलब कोई भी तुम अवॉइडेंस करोगे जिस अवॉइडेंस के लिए सार नहीं बना हुआ, हम वहां पे गार एप्लीकेबल कर सकते हैं। बट ऐसे गार एप्लीकेबल नहीं होगा, हर ट्रांजैक्शन पे नहीं होगा, हर ट्रांजैक्शन पे नहीं होगा सर, मैं दोबारा बोल रहा हूं, हर ट्रांजैक्शन पे नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि गार तुम कहीं पर भी एप्लीकेबल कर दो। गवर्नमेंट कहते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, मतलब आपने टैक्स की चोरी की हो, इतने करोड़ रुपए की चोरी की हो, ये कंडीशन आपने सेटिस्फाइड की हो, तब जाके गार लगेगा, नहीं तो गार एप्लीकेबल नहीं होगा। क्योंकि सर ऑब्वियस सी बात है अगर गार हर जगह पर एप्लीकेबल होने लग गया तो लोगों को तो बड़ी दिक्कत आ रहेगी। तो लोगों ने कहा भाई साहब हमारी गलती क्या है, तुमने लॉ बनाया, उस लॉ में कोई कमी है, उस कमी को हम यूज करके टैक्स कम कर रहे हैं, तो हमारी गलती क्या है? फिर तो तुम हर इंसान पे गार लगा दोगे, फिर तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो गवर्नमेंट का टेंशन मत लो, हम गार सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं करेंगे, जो भी पर्सन एक कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा उस पे गार एप्लीकेबल करेंगे। अब शायद आपको एक बात समझ में आ गया हो जी, शायद आपको एक बात समझ में आ गई हो, जो अवॉइडेंस रोकने के लिए प्रोविजन बन चुके हैं उनको सार कहते हैं, और जो अवॉइडेंस रोकने के लिए प्रोविजन नहीं बने, जहां पे अवॉइडेंस हो रही है, उनको रोकने के लिए गवर्नमेंट जो लेकर आई है उसको हम गार बोलते हैं। ठीक है, बट गार हर जगह पर एप्लीकेबल नहीं होते, कुछ कंडीशंस हैं वो हम गार के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बट इतनी बात ध्यान देना, आज जहां पे अवॉइडेंस को रोकने के लिए लॉ नहीं बना हुआ, फाइनली वहां पर भी गवर्नमेंट ने एक नया लॉ लेके आ चुकी है गार का, गवर्नमेंट वहां पे गार एप्लीकेबल कर देगी। और आपको मैं दिखाऊंगा और बड़ी बड़ी कंपनी के ऊपर गार एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट हो चुकी है, और सारी कंपनी गार से इतनी तंग है आप सोच भी नहीं सकते। बट गवर्नमेंट कहते देखो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते भाई, ऑब्वियस सी बात है हम लॉ बनाने वाले कम लोग हों, तोड़ने वाले ज्यादा हो, तो अगर जहां तुम तोड़ने वाले हो अगर वहां में इतना हैवी नुकसान हो रहा हो और वहां पे सार हो ही ना, तो हम क्या करेंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए हम ऐसा प्रोविजन लेकर आए हैं गार। बट हाँ, गार छोटे मोटे लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होगा, बड़े बड़े लोगों पे एप्लीकेबल होगा। अब किनको बड़े लोग माना गया है वो सारी बातें हम गार में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल 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 डन है जी, ठीक है जी। तो ये हमारा चैप्टर है गार एंड सार का। और फिर एक लास्ट चैप्टर हमारा इनकम टैक्स में है, डोमेस्टिक टैक्सेशन में, वो हमारा इनकम टैक्स ऑन स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन। इनकम टैक्स ऑन स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन मतलब किसकी बात कर रहे हैं, स्लम सेल की बात कर रहे हैं। आपने शायद कैपिटल गेन में एक चैप्टर, कैपिटल गेन का चैप्टर किया हो, कैपिटल गेन के चैप्टर में आपने कॉन्सेप्ट किया होगा स्लम सेल का। स्लम सेल मीन्स क्या होता है कि अगर हम पूरी की पूरी अंडरटेकिंग बेच रहे हैं, पूरा का पूरा डिवीजन बेच रहे हैं, पूरी की पूरी कंपनी बेच रहे हैं, उस केस में टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, वो सारी बातें स्लम सेल की हैं। और यार प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ी बड़ी कंपनी स्लम सेल बहुत कर रही हैं, और इवन कोविड के बाद तो बहुत कर रही हैं, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनी के डिवीजन लॉस क्रिएट कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला, हम पूरा डिवीजन ही सेल कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं स्लम सेल। तो वो सारी बातें आपके यहाँ पे आएंगी जी। उसके बाद अमलगामेशन, अगर किसी कंपनी का अमलगामेशन हो रहा है, अगर किसी कंपनी का मर्जर हो रहा है, डी मर्जर हो रहा है, उस केस में क्या टैक्सेबिलिटी है जी। तो आपको ना ये कंसल्ट करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा। ये बातें आपने एग्जीक्यूटिव में नहीं पढ़ी, ये बातें आपने एग्जीक्यूटिव में इस लेवल की नहीं पढ़ी हुई।
क्या भाई अमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, स्लम सेल आपने पढ़ी होंगी, बट वो उतनी ही पढ़ी होंगी जितनी आपको पढ़ाई गई होंगी। बट आपको अब यहाँ पे कंसल्ट करना पड़ेगा कि अमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, स्लम सेल वाले केस में टैक्सेबिलिटी क्या है। उसके बाद अगर गिफ्ट, ये तो हमने पहले पढ़ा होगा जी, अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं उस केस में टैक्सेबिलिटी क्या होगी। ऐसे ही कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स जो हैं वो लास्ट चैप्टर के अंदर आते हैं। ठीक है जी, तो एक बार देखो जी चैप्टर कितने कवर हैं। चैप्टर हैं 1 डोमेस्टिक टैक्सेशन में 1 2 3 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर और 7 चैप्टर हमारे जो हैं वो 15 से 20 नंबर के हैं। तो 7 चैप्टर हमें कंप्लीट करने 15 से 20 नंबर लेने के लिए। बट इन 7 चैप्टर से पहले आपका एग्जीक्यूटिव का बेस भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये 7 चैप्टर हमारे हो गए। ठीक है जी, हाँ नमन वही है, सब वही एग्जीक्यूटिव वाला ही है, वही है बिल्कुल, कुछ अलग नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है जी, लो जी अब आ जाओ, एक बार आओ जी, अब इस पे आओ एक बार फटाफट से जी। अब आओ इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये 10 से 15 नंबर का जी। अब इंटरनेशनल टैक्सेशन में अब इंटरनेशनल टैक्सेशन में हमारे 3 चैप्टर हैं, 1 2 3 और 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर 10 नंबर, 4 चैप्टर 15 नंबर, 10 या 15 नंबर की वेटेज में भी 10 नंबर में भी 15 नंबर, ज़्यादा जो बनता है वो 10 नंबर का बनता है। अगर किसी बार एग्जामिनर का दिमाग घूम जाए तो मैं वो 15 नंबर का बनेगा, फिक्स वेटेज नहीं है। मतलब अगर आप कहो ना फिक्स वेटेज, आंसर इज नो। फिक्स वेटेज उसने क्या बोला है, उसने बस ये बोला है कि इनकम टैक्स 30 नंबर का है। अब इनकम टैक्स में डोमेस्टिक टैक्सेशन कितना है और इंटरनेशनल वाला कितना है वो हमें ICSI ने नहीं बताया। ठीक है, बट हर बार का ट्रेंड ये बात कहता है कि 15 से 20 नंबर का ये बनता है और 10 to 15 मार्क्स का वो बनता है जी। ठीक है जी, अब देखो जी इंटरनेशनल टैक्सेशन में सबसे पहला चैप्टर जो है ना वो चैप्टर है ट्रांसफर प्राइसिंग। अब ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब क्या है? ट्रांसफर प्राइसिंग मींस क्या, मतलब क्या ट्रांसफर प्राइसिंग? भाई एक बच्चा कहता है सर ट्रांसफर प्राइसिंग, मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर आपको ये बताएगा कि अगर कोई पर्सन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करेगा, अगर कोई पर्सन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करेगा तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, वो सारी की सारी बातें इस चैप्टर के अंदर आएंगी। सर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करेगा तो उसकी टैक्सेबिलिटी में है क्या? भाई हमें समझ नहीं आ रहा सर, मतलब चैप्टर गवर्नमेंट क्यों लेकर आई? भाई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा, तो जो भी वो इनकम कमाएगा उस इनकम में वो टैक्स पे कर देगा, तो उसमें कौन सी दिक्कत आ रही है? उसमें चैप्टर बनाने की जरूरत क्या है, और वो भी इतना बड़ा चैप्टर। भाई ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर देखने से बहुत हैवी वर्ड लग रहा है, तो हमें लग रहा है बहुत बड़ा चैप्टर होगा। तो ऐसा गवर्नमेंट ने पूरा कंप्लीट चैप्टर क्यों बनाया, उसका एक रीजन है। सर आज मे बी आप सब जानते हो, आज जो एक फॉरेनर है, मैं आपको बताता हूँ जी। देखो आज फॉरेनर जो है, एक अनार जो है ना, एनआर जो है, उसके पास ना फंड भी है, पैसा भी है, उसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी भी है, उसके पास अच्छी एक्सपर्टाइज भी है। और आज एक इंडियन के पास ना तो अच्छी मात्रा में फंड है, ना अच्छी मात्रा में टेक्नोलॉजी है, और ना अच्छी एक्सपर्टाइज है। और अगर इंडिया में बुलेट ट्रेन चल रही है वो किसकी देन है? जापान की देन है। आज अगर इंडिया में मेट्रो स्टार्ट हुई वो किसकी देन है? जापान की देन है। और बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी जो है वो कहां से ले रहे हैं हम? आउटसाइड इंडिया से तो ले रहे हैं। तो और उनके पास फंड भी है, टेक्नोलॉजी भी है, एक्सपर्टाइज भी है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो आप सोच के बोला कहीं ना कहीं क्या एक फॉरेनर हमें ब्लैकमेल कर रहा है? नहीं कर रहा, ऑब्वियस सी बात है ब्लैकमेल कर रहा है। तो जब ब्लैकमेल वो करने लगता है ना, उस चक्कर में क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में टैक्स की चोरी करते हैं। चोरी कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो ये जीजू हैं, जीजू का मतलब कौन हो गया? निक जोनस। आप सब जानते हो वो हमारे नेशनल जीजू हैं। भाई मान लो एक निक जोनस है, ये यूएस में रहते हैं, ठीक है जी। और मान लो मिस्टर वीजी हैं, जी मैं इंडिया में रहता हूँ। अब देखो ये गोरे हैं, मैं काला हूँ, ये गोरे हैं, मैं काला हूँ। इनके पास फंड भी है, मेरे पास फंड भी नहीं है। इनके पास टेक्नोलॉजी है, मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। इनके पास एक्सपर्टाइज है, मेरे पास एक्सपर्टाइज भी नहीं है। तो मैंने इनको ना कोई सामान एक्सपोर्ट करना है,
मैंने एक सामान इंडिया से बाहर भेजना है। अब वो सामान मैंने इनको भेजा फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का, 100 रुपए का भेजा, और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 150 रुपए। मतलब 150 रुपए का सामान मैंने 100 रुपए का बेच दिया, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट को नुकसान हुआ? नहीं हुआ? नुकसान हुआ ना भाई, साफ साफ नुकसान हुआ भाई। आज ये पेन जो है, सोच के बोलना, आज ये पेन जो है, ये पेन फॉर एग्जाम्पल 150 रुपए का है, और अगर मैं किसी को 100 रुपए का दूंगा तो मुझे तो नुकसान है, बट गवर्नमेंट को भी तो नुकसान है। और कई बार क्या हो सकता है, कई बार ये हो सकता है, क्या पता बेचा उसने 150 रुपए का ही हो, दिखाया उसने 100 रुपए का हो, और 50 रुपए ब्लैक मनी ले लियो। भाई पॉसिबल है ना, बिल्कुल। जोनस ने कहा, जीजू ने कहा जी मैं तो 100 रुपए दूंगा, 50 रुपए कैश ले ले। तो अब इसको लेने पड़ेंगे, इसको लेने पड़ेंगे। इन दोनों का व्यापार बहुत अच्छा है, ये दोनों बड़े बिजनेसमैन हैं। अब अगर 50 रुपए कैश लिया तो गवर्नमेंट को ये कैसे पता लगेगा? तो इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक चैप्टर बना दिया ट्रांसफर प्राइसिंग का जी। तो आज ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर हमें यही सिखाता है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगी तो उसकी टैक्सेबिलिटी हम किस तरह से करेंगे, ये सारी बातें टीपी के चैप्टर के अंदर आएंगी जी। तो मे बी आपने एग्जीक्यूटिव लेवल पे नहीं पढ़ा होगा जी, मे भी आपने एग्जीक्यूटिव लेवल पे नहीं पढ़ा होगा इस लेवल का, तो आपको सारी बातें अब देखने को मिलेंगी कि हाँ आज अगर मैंने इंपोर्ट किया, मैंने एक्सपोर्ट किया, तो उस केस में क्या टैक्सेबिलिटी करनी है, कितने खर्चे दिखाने हैं, कितनी इनकम दिखानी है, वो सारी बातें आपके यहाँ पे निकल के आएंगी। बस ये बात ध्यान दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का री। तो ये हमारा चैप्टर है जी इंटरनेशनल टैक्सेशन में सबसे पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 दैट इज ट्रांसफर प्राइसिंग का, ये आपका चैप्टर निकल के आ रहा है जी। उसके बाद फिर एक हमारा चैप्टर निकल के आ रहा है जी DTAA, ADTA या टैक्स ट्रीटी। अब ये DTAA का मतलब क्या है, DTAA की फुल फॉर्म क्या है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। दोबारा एक बार लिखना जी। हेलो भैया, हेलो हेलो, सीधो के बैठो, सीधो के बैठो, आपसे बात कर रहा हूँ जी, भाई साहब आपसे, बहन जी आपसे। यस, ये जो आप ये चेयर के ऊपर ऐसे टांग के ऊपर टांग रख के बैठे हो ना, निचले वाली टांग दब जाएगी तुम्हारी इस टांग के जोर से, ध्यान रखना। सीधो के बैठा करो यार, कैसे बैठते हो आप, हद हो गई बिल्कुल एकदम। सीधो के क्यों नहीं बैठते, बताओ मुझे फटाफट से। DTAA की फुल फॉर्म क्या है, DTAA की फुल फॉर्म क्या है सर, कैसे पता लगेगा 50 रुपए कैश करे तो? दक्ष सब यहाँ तुम बैठ के सोच रहे हो ना कैसे पता लगेगा। आर गवर्नमेंट के ऑफिसर बैठे हैं, वोडाफोन का केस कैसे पकड़ में आया, सारा काम बाहर हुआ, इंडिया वालों ने पकड़ लिया, कैसे? तो ये हमारा काम नहीं है, सब बैठे हैं जी। हाँ जी, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, बहुत बढ़िया जी। अच्छा अगला फिर नाम है ADTA। ADTA का मतलब क्या होता है, अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट। ADTA की फुल फॉर्म होती है अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट। और अगर मैं टैक्स ट्रीटी बोलूंगा तो टैक्स ट्रीटी का भी मतलब सेम है। अब एक बात मैंने सोच के बताना सर, यार कई बार क्या होता है एक पर्सन की इनकम पे ना डबल टैक्स लगता है। अब एक पर्सन की इनकम पे अगर डबल टैक्स लगेगा तो उस डबल टैक्स को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब बच्चा कह रहा है सर ऐसा कौन सा पर्सन होगा जिसकी इनकम पे डबल टैक्स लगेगा? नहीं मिट्ठू, मिट्ठू सुनो, मिट्ठू मेरी बात सुनो, ऐसा कौन सा पर्सन होगा जिसकी इनकम पे डबल टैक्स लगेगा? तो सर कौन सा पर्सन होगा, मतलब ऑब्वियस ही बात है, जैसे आपने हमें एग्जीक्यूटिव में समझाया था कि अगर कोई रेजिडेंट होता है तो रेजिडेंट जो होता है, रेजिडेंट की इनकम इंडिया में भी टैक्सेबल होती है और जिस कंट्री में वो इनकम कमाएगा उस कंट्री में भी टैक्सेबल होती है। अब अगर मान लो जिस कंट्री में इनकम कमाई वहां भी टैक्सेबल, फिर वो इंडिया में भी टैक्सेबल, तो एक इनकम में डबल टैक्स लग गया ना। तो अगर सेम इनकम में डबल टैक्स लग गया तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। नमन कह रहा है यार बात तो सही है यार, भाई हर्षिल कह रहा है हाँ यार बात तो बिल्कुल सही है भाई। आज जो मान लो जो फॉरेनर होते हैं तो वो जिस कंट्री के रहने वाले होते हैं वहाँ भी टैक्स पे करते हैं, फिर अगर इंडिया में इनकम कमाएंगे इंडिया में भी टैक्सेबल होगी। यही सब इंडिया वालों के साथ है भाई, इंडिया का पर्सन बाहर जाके इनकम कमाएगा वो बाहर भी टैक्सेबल होगी, इंडिया में भी होगी, तो देयर इज डबल टैक्सेशन। तो उस डबल टैक्सेशन को रोकने के लिए आज हमारी इंडियन गवर्नमेंट बाहर वाली कंट्री की गवर्नमेंट से कुछ एग्रीमेंट करती है, उसको हम बोलते हैं DTAA। उसको क्या बोलते हैं? DTAA।
मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, कि डबल टैक्स को अवॉइड करने के लिए जो एग्रीमेंट किए जा रहे हैं उनको हम DTAA कहते हैं। मैं दोबारा बोलूंगा, डबल टैक्स को अवॉइड करने के लिए जो एग्रीमेंट किए जा रहे हैं उनको हम DTAA कहते हैं। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल डबल टैक्स लग रहा है, उस डबल टैक्स को कैसे अवॉइड करना है, किस मेथड से अवॉइड करना है, ये सारी बातें हमारी इस चैप्टर के अंदर आएंगी। ठीक है जी। तो आज अगर डबल टैक्स है उसको अवॉइड कैसे कर रहे हैं, किस मेथड से अवॉइड करना है, कैसे अवॉइड कर सकते हैं जी, ये सारी बातें हमारी एक चैप्टर है DTAA। आपको अगर पता हो, आज पूरे वर्ल्ड में 200 प्लस कंट्रीज हैं जी, पता आपको? पता है? चलो बहुत अच्छी बात है। आज पूरे वर्ल्ड में 200 प्लस कंट्रीज हैं और 200 प्लस कंट्री में से आज हमारे इंडिया के अप्रोक्सीमेट 90 प्लस कंट्री से एग्रीमेंट है। मतलब 90 प्लस कंट्री से हमारे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, मतलब जहां पे एक ही बार टैक्स लगेगा। बट जो बैलेंस कंट्री है उनसे हमारे DTAA नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? पाकिस्तान। हमारा एग्रीमेंट नहीं है। अब अगर मान लो मेरा पाकिस्तान से DTAA नहीं है, तो अगर वहां डबल टैक्स होगा तो अवॉइड कैसे होगा? आज अगर 100 कंट्री ऐसी हैं जिनसे हमारा DTAA नहीं है, तो अगर वहां पे डबल टैक्स लगेगा तो अवॉइड कैसे होगा? ये सारी बातें हमें जाननी है इस चैप्टर के अंदर। तो अगर DTAA है तो हम कैसे करेंगे, DTAA नहीं है तो हम कैसे करेंगे? लग रहा है एक्साइटेड, लग रहा है ना कुछ सीखने को मिलेगा। देखो जो आपने अगर वो जो पहले सीखा वो ही सीखने को मिला तो क्या मजा पढ़ने का। अब जो पहले सीखा वो तो है ही है, उसके अलावा अगर कोई नई चीज पढ़ने को मिल जाए तब इंटरेस्ट आता है। और मैं वाकई आपको एक एक लेक्चर में दिखा दूंगा, आपको ना मजा आ गया फिर आप मुझे बोल देना कि सर मजा नहीं आया आज। तो हर लेक्चर में कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि जो आपने पहले पढ़ा ही नहीं होगा, आपको फील होगा कि सर वाकई इनकम टैक्स तो ये है। ठीक है जी। सर 88 से था, 88 से था क्या? ठीक है जी। तो ये बातें आपकी इस चैप्टर के अंदर आएंगी, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। उसके बाद फिर आपका एक चैप्टर जो अगला हमारा और आएगा जी, नेक्स्ट चैप्टर हमारा आएगा, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है टैक्सेशन ऑफ NR। इट मीन्स NR के हाथ में क्या टैक्सेबिलिटी है जी। इट मीन्स NR के हाथ में क्या टैक्सेबिलिटी है। इट मीन्स अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको इनकम कमा रहा है तो क्या टैक्सेबिलिटी है। अगर NR के हाथ में कैपिटल गेन की इनकम है तो क्या टैक्सेबिलिटी है। मतलब नॉन रेजिडेंट बच्चा अगर इस ऐसा ही क्यों, मतलब टैक्सेबिलिटी ऑफ रेजिडेंट क्यों नहीं है। आपको मैंने एग्जीक्यूटिव के अंदर भी कहा था कि गवर्नमेंट NR को ज़्यादा बेनिफिट देना चाहती है। आर इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले नॉर्मली कौन है? फॉरनर ही तो हैं। अगर हम फॉरनर को बेनिफिट देना बंद कर देंगे तो फॉरनर इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे। तो आज नॉन रेजिडेंट वाले केस में इनकम टैक्स के स्पेशल रेट होते हैं। तो वो स्पेशल रेट कौन कौन से हैं, NR के हाथ में टैक्सेबिलिटी क्या होगी, दैट इज चैप्टर नंबर 3। ठीक है जी। और फिर हमारा एक कॉन्सेप्ट है पोयम कॉन्सेप्ट। शायद पोयम कॉन्सेप्ट आपने एग्जीक्यूटिव के अंदर भी सुना होगा। याद करो, फॉरेन कंपनी वाले केस में इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट होती है और फॉरेन कंपनी रेजिडेंट तब होती है, वो डिपेंड करता है उसकी पोयम कहाँ पर है। याद आ रहा है पोयम कहाँ पर है। अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में होगी तो वो रेजिडेंट होगी, और अगर पोयम इंडिया से बाहर होगी तो वो NR होगी। ये सारी बातें जो हमने पोयम के अंदर देखनी है जी, ये सारी बातें हमें पोयम के अंदर देखनी है। ठीक है ना। तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब आपका प्लेस कहाँ पे है जहाँ पे मैनेजमेंट आपकी मतलब डिसाइड की जा रही है। और पोयम निकालते कैसे हैं, किस तरह से निकालते हैं, ये चैप्टर आपका पोयम का है। ये आपका आएगा यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सही बात है, 50 करोड़ से ज़्यादा, बिल्कुल सही बात है, 50 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है जी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है कि जो हमें इनकम टैक्स पढ़ना है, जो हमें इनकम टैक्स पढ़ना है उसके 2 टैक्सेशन है, एक तो डोमेस्टिक टैक्सेशन और एक इंटरनेशनल। दोबारा बोल दो, इनकम टैक्स में 30 नंबर का इनकम टैक्स है। पेपर सारा सब्जेक्टिव है, कोई हमें गोले नहीं भरने। जो एग्जीक्यूटिव के अंदर पढ़ा वो तो क्लियर बेस होना ही चाहिए। उसको छोड़ के जो एक्सक्लूसिव 6 चैप्टर आपके हैं जो हमारे मॉड्यूल में दिए गए हैं, उस 6 चैप्टर के 2 बाइफर्केशन है, डोमेस्टिक टैक्सेशन और इंटरनेशनल टैक्सेशन।
डोमेस्टिक टैक्सेशन में बेसिक चैप्टर हमारा हो गया पहला, रेजिडेंशियल स्टेटस की बातें हो गई हैं, टैक्स प्लानिंग अवॉइडेंस इवेजन की बातें हो गई हैं, कंपनी के टैक्सेशन की बातें हो गई हैं, फर्म के टैक्सेशन की बातें हो गई हैं, गार एंड सार की बातें हैं, और कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन हैं उस पर टैक्सेबिलिटी क्या होगी, वो सारी बातें डोमेस्टिक के अंदर है। फिर फॉरेन में कौन कौन सी बातें हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर हो गया, DTAA का चैप्टर हो गया जी, फिर हमारा एनआरकी टैक्सेशन हो गया, और फिर हमारा पोयम कॉन्सेप्ट हो गया जी। ये सारी बातें आपकी यहाँ पे निकल के आती हैं जी, ठीक है जी, ये सारी बातें आपके यहाँ पे निकल के आती हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है कि जो हमें 30 नंबर में इनकम टैक्स हमें कंप्लीट करना है वो क्या है जी, ठीक है। तो अब ये देख के ना घबराओ मत कि सिलेबस हमें ज़्यादा लग रहा है, आंसर इज नो, सिलेबस ज़्यादा नहीं है, सिलेबस आसान है। अगर आप देखो ना, अगर आप लॉजिकली चलोगे तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप रट के चलोगे तो फिर तो आप जानते हो जितना मर्जी पढ़ लोगे आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा जी, ठीक है ना। तो हर कॉन्सेप्ट को लॉजिकली अगर समझ के चलोगे तो बहुत इजी बन जाएगा। आप खुद बोलोगे सर जीएसटी से बहुत आसान है, बट अगर लॉजिकली नहीं चलोगे तो फिर आप ये बोलोगे सर जीएसटी से बहुत मुश्किल है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पढ़ना कैसे है। बट एक चीज़ मुझे चाहिए, डेली की क्लास डेली आपने रिवाइज करके आनी है, क्योंकि अगर डेली रिवाइज नहीं करोगे फिर सब कुछ ऊपर से जाएगा। क्योंकि जीएसटी में फिर भी आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था, बट इनकम टैक्स के जो चैप्टर हैं उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पहली बार आप पढ़ोगे। तो अगर पहली बार पढ़ोगे तो डेली की रिवीजन मुझे डेली चाहिए जी, ठीक है जी। चलो इधर देखो ध्यान से, अब एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूं जी, बस एक लास्ट पॉइंट बताऊंगा, देन फिर आज हम पैकअप करेंगे। पहली 2 क्लास हमारी बेसिक ही हैं, फिर हम चैप्टर नंबर 1 के ऊपर आएंगे। अब लास्ट पॉइंट तो हमारा वही जो मैंने आपको जीएसटी के अंदर भी बताया था कि अमेंडमेंट्स की एप्लीकेबिलिटी। अब देखो जी, मैं यहाँ पे 2 अटेम्प्ट लेकर चल रहा हूँ, दिसंबर 2022 और जून 23 जी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे बच्चे जून 23 के भी हैं जो जून 23 में एग्जाम देंगे, और काफ़ी सारे बच्चे जून 22 के भी हैं। तो मैं क्लियर बोल दूं कि ये बैच दोनों के लिए एप्लीकेबल है। हाँ, दिसंबर 22 वालों को इसके अलावा कोई अमेंडमेंट क्लास देखनी नहीं है, क्योंकि वो तो बैच अभी चल ही रहा है। जून 23 वालों को भी अमेंडमेंट क्लास देखने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, 3 से 4 अमेंडमेंट क्लास बस होंगी, उनको वो देखनी पड़ेंगी, बाकी फुली अपडेटेड बैच ही है। तो एक बार चेक करना, फाइनेंस एक्ट हमारे एग्जाम में 21 आएगा जी, 21 फाइनेंस एक्ट आएगा, और जून 23 वालों के लिए फाइनेंस एक्ट 22 आएगा। बट अब ये मत कहना कि फाइनेंस एक्ट चेंज हो गया तो बहुत सारा चेंज आ गया, आंसर इज नो, क्योंकि इस बार का जो फाइनेंस एक्ट है उसमें इनकम टैक्स में इतने चेंजेस नहीं है, टैक्स रेट भी सेम है। जो हम टैक्स रेट कल से स्टार्ट करेंगे परसों से, वही सेम रेट जून 23 के अंदर भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो 3 से 4 अमेंडमेंट क्लास आपकी अलग से होंगी, वो आपको देखनी पड़ेंगी, बाकी यही वाला बैच है। और दिसंबर 22 वालों को कोई भी अमेंडमेंट क्लास नहीं देखनी। उसके बाद देखो नोटिफिकेशन अप टू 31 में जा चुका है, सारी नोटिफिकेशन आ चुकी है जो हम क्लास में कंप्लीट करके चलेंगे, और जिनके जून 23 में 30 नवंबर तक के अमेंडमेंट आपको करके चलनी है, ठीक है जी। उसके बाद अमेंडमेंट क्लास दिसंबर 22 वालों को कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, और जून 23 वाले बच्चे मैंने बता ही दिया, 3 से 4 अमेंडमेंट क्लास होंगी, उनको वो देखनी पड़ेंगी, उनकी ड्राइव में अलग से अपलोड हो जाएंगी। वो अपलोड कब होंगी? वो अपलोड होंगी जनवरी में, क्योंकि नवंबर तक की अमेंडमेंट तो आनी है ना, तो वो जनवरी में होंगी। जब दिसंबर का अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा तो इसी ड्राइव के अंदर ही 3 से 4 जो अमेंडमेंट क्लास होंगी आपकी इसी ड्राइव के अंदर ही आ जाएंगी, ठीक है जी। तो ये अमेंडमेंट्स आपको देखनी है जी। अमेंडमेंट मैंने क्लियर कर दिया जो हम करेंगे। दिसंबर 22 वालों को तो बिल्कुल जबरदस्त बैच होगा, सिंगल अमेंडमेंट भी उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी जी। डन है जी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो जी, तो अब आई थिंक आपका ये क्लियर हो गया, बेस क्लियर हो गया कि इनकम टैक्स में क्या पढ़ने को मिलेगा हमें, ठीक है। इनकम टैक्स में क्या पढ़ने को मिलेगा, तो एग्जीक्यूटिव में जो हमने पढ़ा उससे एडवांस लेवल हमारा इनकम टैक्स में है, वहाँ पे हमने छोटी छोटी कैलकुलेशन की थी, यहाँ पे मेन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कंसल्ट हमें करना पड़ेगा, एज ए कंपनी सेक्रेटरी हमें सोचना पड़ेगा कि हम टैक्सेबिलिटी किस तरह से करें, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया आपके इनकम टैक्स का जो 30 नंबर का है, ठीक है जी। कल की क्लास भी थोड़ी सी बेसिक क्लास ही होगी। कल हम छोटे छोटे टर्म्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर परसों से चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 1 जो हमारा होगा वो हमारा होगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, जिसमें आपके इंडिविजुअल, एचईएफ, कंपनी सबके टैक्स रेट होंगे, नई स्कीम, पुरानी स्कीम कौन सी है, दोनों स्कीम में से बढ़िया स्कीम कौन सी है, रिबेट क्या होगा, सरचार्ज क्या होगा, एमआर क्या होगा, वो सारी बातें फिर हम क्लास नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।
डन है जी। हाँ हर्ष बिल्कुल चलेगा। अगर आपने कैपिटल गेन पीजीपी की प्रैक्टिस नहीं की, प्रोविजन भी सही ढंग से की है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज बस हम इतना ही करते हैं जी। और ये मत सोचना क्लास हमारी ड्यूरेशन इतनी होगी, वही क्लास हमारी 2 घंटे की होगी जी। ठीक है जी, नॉर्मल क्लास हमारी वही होगी 2 सवा 2 घंटे की। पहली 2 क्लास आपकी छोटी छोटी बेसिक क्लास हैं, तो मैं एक बार बेसिक ओवरव्यू दे दूं, काम खत्म करूं, और देन फिर क्लास नंबर 3 जब हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे तो फिर हमारी नॉर्मल क्लास स्टार्ट हो जाएगी जी। 26 घंटे वाला मैराथन देख सकते हो जी। सर इनकम टैक्स का रजिस्टर्ड कितने पेज का बनेगा? वही 400 पेज, मतलब 350 पेज का तो बना के चलो आप, 350 पेज का बन जाएगा। जीएसटी का कितने पेज का बना है? जीएसटी का कितने पेज का बना है जी? भरत टेंशन मत लो, अब हमारे हवाले इनकम टैक्स साथियों। सर आज कुछ नोट करना है, आज ना ये नोटिंग कर सकते हो, यहाँ से अपनी स्टार्टिंग कर दो, हेडिंग डाल दो जी, इसकी फ़ोटो क्लिक कर लो, हेडिंग डाल दो इनकम टैक्स बड़ी बड़ी, और ये बात नोट कर लो जी, फ़ोटो क्लिक करो इसकी। आपको पता होना चाहिए ना सिलेबस हमारा कौन सा है। इनकम टैक्स में 500 पेज का रजिस्टर्ड भरा है, चलो 500 पेज तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने आप में एक बुक बन गई ना। आपको मैंने कहा था कि एक बुक बन जाएगी और उसी से आपका सारा कुछ हो जाएगा जी। और क्वेश्चन बैंक 2 जीएसटी का मैंने आपके ग्रुप में डाल दिया जी। क्वेश्चन बैंक 1 पहले डाल दिया था, क्वेश्चन बैंक 2 आज मैंने डाल दिया है, क्वेश्चन बैंक 3 जीएसटी का वो भी बहुत जल्दी आपके ग्रुप में आ जाएगा जी। और मैंने कहा था कि वो क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कैसे करने हैं वो सारा मैं आपको बता चुका था जी। नमन, जो ये जान निकली है ना आपकी नोटिंग से, ये आपके बहुत काम आएगी जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे। कई बच्चों ने मुझे फीडबैक में यही लिखा है कि सर ऐसा कर दो, नोटिंग ना हमें बनी बनाई दे दिया करो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, अगर आपको बनी बनाई रोटी खाने की आदत लग गई ना तो आप एग्जाम में आपके हाथ नहीं चलेंगे, मैं सही बता रहा हूँ जी। जिन्होंने भी नोटिंग साथ के साथ खुद की है, आपको मैं दिखाऊंगा आपके एग्जाम में स्पीड कितनी होगी। बाकी मुझे कोई दिक्कत थोड़ा है सर, मैं तो है क्या प्रिंट करके दे दूंगा, बैठे रहना बस। ये लो जी, हेडिंग डाल दो एक बार फटाफट से जी, इसकी फोटो क्लिक करो। इनकम टैक्स में नोटिंग तो सारी खुद करनी है, इनकम टैक्स में ऐसी कोई नोटिंग नहीं है। बच्चा कह रहा है इनकम टैक्स की दे दो, फोटो क्लिक करो जी। ये लो, ये उतार लेना, यहाँ पे टैक्स ट्रीटी आएगा। लो जी, पूरा कोशिश करेंगे हम इनकम टैक्स की ऑलमोस्ट नोटिंग ना साथ के साथ ही कर लें, कोशिश करेंगे। चलो जी, तो ये आपने बस नोटिंग करके आनी है जी, ये आपने नोटिंग करके आनी है। और बाकी कल की क्लास में कुछ बेसिक थोड़ी थोड़ी बातें और डिस्कस करेंगे, और देन फिर हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि हमें एडवांस टैक्स जो हमारा है उसमें इनकम टैक्स में क्या हमें करना है जी। ठीक है, चलो फिर बाकी मुलाकात करते हैं जी कल की क्लास में। कल सेम टाइम 11 बजे लाइव मिलेंगे, सेम जगह पे।
ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, तंदुरुस्त रहो, चुस्त रहो। जो मैंने लिखवाया है, जो लिखा हुआ बस वो आपने नोटिंग करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। पहले 2 चैप्टर के PDF मैं ग्रुप में ही डाल दूंगा, उसको आप डाउनलोड करके रख लेना। जब जब मुझे बुक की रिक्वायरमेंट होगी एक बार वो PDF खोल लेना, बाकी बुक्स आपके पास आ जाएंगी जी। ठीक है, मैं क्लास में अनाउंस कर दूंगा जब बुक्स अपनी डिस्पैच होना स्टार्ट होंगी। ठीक है जी। और बाकी जिनका GST के लेक्चर अभी कंप्लीट नहीं हुए, फटाफट से पहले वो लेक्चर कंप्लीट कर लो, और जिनके कोई नोटिंग वोटिंग पेंडिंग है वो कंप्लीट करो, ताकि पूरा का पूरा माइंड अब आपका इनकम टैक्स में होना चाहिए जी। डन है जी। चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करते हैं जी कल की क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय। बाय बाय जी, बाय बाय, खुश रहो, मुस्कुराते रहो जी।